अस्सलामुअलैकुम। रात के 2 बज गए थे। रमीरेज और टेरी टेलर अपनी अपनी खुफिया रिहाइशगाह में जाग रहे थे। उनके दिमागों में खतरे की घंटियां बज रही थीं। वो अपने अपने कंप्यूटर के सामने बैठे एक दूसरे से कह रहे थे। पहले बदी बदी अचानक सुपर मास्टर के पास पहुंची। फिर आज अचानक इंकशाफ हो रहा है कि स्टील ब्रोक्स के पास भी एक खलाई हसीना है। सवाल पैदा होता है कि सिर्फ सुपर मास्टर और स्टील ब्रोक्स के पास खलाई हसीनाएं कैसे पहुंच रही हैं? कैसे उनकी खुफिया रिहाइशगाहों का पता उन हसीनाओं को मालूम हुआ? रमीरेज ने टेरी टेलर से पूछा, टेरी, कैसी तरह और 2 अदद खलाई हसीनाएं अचानक हम दोनों के पास पहुंचेंगी और हमारी ये खुशफहमी ख़त्म हो जाएगी कि हम बड़ी कामयाबी से रूपोश रहते हैं? टेरी टेलर ने कहा, यह नुकता काबिल गौर है कि खला से आने वालियाँ सिर्फ हमारी खुफिया रिहाइशगाहों तक कैसे पहुँच रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी हसीना की आंखें खला से झांक कर हमें देख रही हैं। और तुम्हें भी कोई देख रही होगी। हम महफूज नहीं हैं। ओ गॉड, हमारे सरों पर छत नहीं है। हम खुले आसमान के नीचे हैं। हम ज़मीन पर हैं, मगर खला से आने वालियाँ किसी वक्त भी हमारे पैरों तले से ज़मीन हटा सकती हैं। मेरे दोस्त रमी, मेरा दिल कहता है कि अब भी हमारे पास बचाव का वक्त है। इससे पहले कि कोई हमारी रिहाइशगाह तक पहुँचे, हमें अपनी अपनी जगह छोड़ देना चाहिए। हम सिर्फ 2 रह गए हैं। हम एक दूसरे के साथ रहकर पेश आने वाले खतरात से निमटना होगा। हम एक दूसरे से अलग रहेंगे तो सुपर मास्टर और स्टील ब्रोक्स की तरह किसी की जुल्फ़ों के असीर हो जाएंगे। साथ रहेंगे तो एक दूसरे को बहकने से और किसी के ज़ेरे असर आने से बचा सकते हैं। क्या तुम मेरे इस मशवरे से मुत्तफिक हो कि हमें एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर अपनी अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए? मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। मौजूदा हालात में हमें एक साथ रहकर पेश आने वाले मसाइल का सामना करना होगा। मैं अभी मॉन्ट्रियल में हूँ। तुम कहाँ हो? मुझसे कब और कहाँ मिल सकते हो? मैं भी कनाडा में हूँ। सुबह से पहले कोई एयरबस नहीं मिलेगी तो चार्टर्ड हेलीकॉप्टर के जरिए बॉस्टन के साली शहर पहुँचूंगा। मॉन्ट्रियल से बॉस्टन करीब है। तुम मुझसे पहले वहाँ पहुँचोगे। होटल शेल्टन में अपने और मेरे लिए एक एक कमरा हासिल कर लो। मेरे पास जो शनाख्ती कागजात वगैरह हैं उनके मुताबिक मेरा नाम हैरिसन फोर्ड है। तुम अपना नाम बताओ। मेरा नाम जैकी हंटर है। हमारे नामों से होटल के जो कमरे रिजर्व होंगे, उन नामों से और रूम नंबर से हम एक दूसरे को पहचान सकेंगे। हमें इस पहलू का नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि बॉस्टन पहुँचने तक हमारी राह में कोई मुसीबत हायल हो सकती है। हम एक दूसरे से बाखबर रहने के लिए अब एक दूसरे के दिमागों में पहुंचना चाहिए। हमने अपनी रिहाइशगाहों में फ़ोन नहीं रखा है। फ़ोन होता तो आवाज़ें सुनकर एक दूसरे के दिमागों में पहुंच जाते। कोई बात नहीं, वॉशिंगटन में इस वक्त असम्बली का स्पीकर सो रहा होगा। हम दोनों उसकी आवाज़ और लहजे से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आओ हम उसके अंदर पहुँच कर बातें करें। वह दोनों दूसरे लम्हे में स्पीकर के अंदर पहुँच गए। एक तो वह गहरी नींद सोने का वक्त था, दूसरी ये कि स्पीकर ने ख्वाब आवर दवा इस्तेमाल की थी। पराई सोच की लहरों से बेदार नहीं कर सकती थी। रमीरेज ने कहा, मैं यहाँ मौजूद हूँ। मिस्टर हैरिसन फोर्ड, क्या तुम भी हो? टेरी टेलर ने कहा, यस मिस्टर जैकी हंटर, मैं तुम्हारी सोच की लहरों को सुन रहा हूँ। पहले स्पीकर के चोर ख्यालात पढ़ लो। यकीन कर लो कि यह पूरी तरह गाफिल है। वह दोनों उसके चोर ख्यालात पढ़ने लगे। वह वाकई गहरी नींद में था, अपने वजूद से भी बेखबर सो रहा था। उसके चोर ख्यालात का ताल्लुक वहाँ के सियासी मामलात से था। रमीरेज ने कहा, अभी तो हमारी जान के लाले पड़े हैं। हम सियासी मामलात में दिलचस्पी नहीं ले सकते। मैं खुदा से दुआ मांगता हूँ, जाने अनजाने में मुझसे जो गुनाह हुए उन्हें मुआफ़ कर दे। हमें तमाम दुश्मनों से महफूज रख। हमारी दुआ है कि हम दुश्मनों की किसी साजिश का शिकार न बने। हमें किसी की गुलामी मंजूर नहीं है। टेरी टेलर ने कहा, मेरी भी यही दुआएं हैं। हम अपनी तमाम तर्जहानत से काम लेते हैं, नित नई हिकमत अमली से खुद को दुश्मनों से दूर रखते हैं। इसके बावजूद दुश्मन हमारी शाहरग तक पहुँचने लगते हैं। ऐसे वक्त जहानत और गैर मामूली सलाहियतें काम नहीं आती, सिर्फ दुआएं काम आती हैं। ऐ खुदा, हमारी दुआएं कबूल कर, हमें दुश्मनों से दूर अपनी हिफाजत में रख। रमीरेज ने कहा, मैं तुम्हारे दिमाग में आ रहा हूँ, इसके बाद तुम मेरे अंदर आ सकते हो। फिर उसने टेरी टेलर के अंदर आकर कहा, खुदा के सामने झुकने से और दुआएं मांगने से एक अजीब तरह का सुकून मिलता है। शायद इसे ही रूहानी सुकून कहते हैं। अब तो मेरे पास आओ। टेरी ने उसके अंदर आकर कहा, हम टेलीपैथी जानते हैं, गैर मामूली समात और बसारत रखते हैं, हैरत अंगेज जिस्मानी और दिमागी कुव्वतों के हामिल हैं। इसके बावजूद हम दुश्मनों से खाइफ हैं। सिर्फ खुदा की मदद और मेहरबानी हासिल होने की उम्मीद पर इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। अब हमें अपनी अपनी रिहाइशगाहों को छोड़ देना चाहिए। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। कहीं दूर जाने के बाद इत्मीनान से रब्ता करूँगा। उन दोनों ने अपनी अपनी ज़रूरत का सामान एक अटैची और ब्रीफ केस में रखा। फिर जिसे महफूज पनागा समझते थे उसे छोड़कर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगे। वैसे तो वो दोनों हर तरह से महफूज थे। किसी भी दोस्त या दुश्मन को मालूम न था कि वो दोनों कहाँ रहते हैं। एक अरसे तक उनकी कोई खबर ना मिलने पर यह सोचा गया था कि वो मर चुके हैं। सिर्फ अमरीकी हुकाम से कंप्यूटर के जरिए राब्ता रहता था। उन मुतलका हुकाम और सरकारी ओहदेदारान को इल्म था कि वो जिंदा हैं। उन्होंने अपना अपना शहर छोड़ने से पहले आला हुकाम के नाम फैक्स रवाना किया। उसमें लिखा था,
बाबा साहब के दायरे से जो अहम मालूमात फराहम की गई हैं वो दुरुस्त हैं। एमोना बाबा की तस्वीरी रिपोर्ट के मुताबिक पावर प्लानर 7 कोई गोश्त की मखलूक नहीं है, वह एक आहनी रोबोट है। खलाई जोन में ऐसे मजीद 9 अदद रोबोट हैं। उन्हें कंट्रोल करने वाले 3 साइंसदान हमारी अर्जी दुनिया पर कब्जा जमाने और अपनी हुकूमत कायम करने का मंसूबा बना चुकी हैं। हमारे बेहतरीन साइंसदानों और टेक्निकल शोबों के माहिरीन की जिंदगियां खतरे में हैं। सबसे पहले उन्हें हलाक करके हमारी दुनिया को जदीद साइंसी तरक्की से महरूम रखा जाएगा। इस सिलसिले में सबसे अफसोसनाक बात यह है कि सुपर मास्टर ए लालास और स्टील ब्रोक्स खलाई जोन से आने वाली हसीनाओं के दीवाने हो गए हैं और उन्हें अपना राजदार बना लिया है। हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि फ़िलहाल उन पर एतमाद न करें। अपने मुल्क और अपनी अफवाज के सिलसिले में जितने अहम राज हैं वो सुपर मास्टर और स्टील ब्रोक्स से छुपाए जाएं। उन्हें हुक्म दिया जाए कि वो दोनों अपनी औरतें बदी बदी और रोशना के साथ सामने आकर खुद को अदालत आलिया में पेश करें। उन पर जो इल्ज़ामात लगाए जाएं उनका ठोस और माकूल जवाब दें। हम इस मुकदमे में उनके खिलाफ बयान देंगे। हमने उन दोनों का साथ छोड़ दिया है, उनसे कंप्यूटर के जरिए भी राब्ता ख़त्म कर दिया है। आखिर में गुजारिश है कि अपने तमाम साइंसदानों और टेक्नोलॉजी के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम माहिरीन की हिफाजत के लिए खसूसी इंतजाम करें। तमाम अर्जी दुनिया की सलामती और तरक्की का निसार इन्हीं माहिरीन और साइंसदानों पर है। हम फिर किसी वक्त रब्ता करेंगे। फ़कत रमीरेज और टेरी टेलर। टेरी टेलर ने एक हेलीकॉप्टर किराए पर हासिल किया, फिर इसमें बैठकर बोस्टन की तरफ रवाना हो गया। सफ़र के दौरान उसने रमीरेज की खैरियत मालूम की। उसने कहा, मैं बोस्टन खैरियत से पहुंच गया हूँ। इस वक्त सुबह के 5 बजे हैं। पूरी तरह दिन की रोशनी अभी फैली नहीं है। मैं एयरपोर्ट के वेटिंग हॉल में बैठा हुआ हूँ। तुम होटल शेरटन क्यों नहीं जा रहे हो? सोच रहा हूँ, पता नहीं हमें इस शहर में कितने अरसे तक रहना होगा। अगर हम समुद्र के किनारे एक कॉटेज महाना किराए पर हासिल कर लें तो बेहतर होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? ख्याल ठीक है, हमें अलग रहायशगाह में रहना चाहिए, लेकिन समुद्र के साहिल पर दोपहर से लेकर आधी रात तक हसीन औरतों का मेला लगा रहता है। इस बात का अंदेशा है कि इन्हीं हसीनाओं में से कोई खलाई हसीना निकलकर हमारे साली कॉटेज में चली आएगी। दोस्त, इन खलाई बलाओं का नाम ना लो। सुना है शैतान से ताल्लुक़ रखने वाली हस्तियां नाम लेते ही पहुंच जाती हैं। क्या यह बेहतर होगा कि हम शहर में एक बंगला किराए पर हासिल कर लें? हम तन्हा बंगले में रहकर देख चुके हैं, वहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता। मैंने होटल में आर्जी तौर पर इसलिए काम करने को तरजीह दी है कि वहाँ 2-4 दिन रहेंगे। शहर की किसी ऐसी खातून को ट्रैप करेंगे जो किसी मकान की मालका हो और तन्हा या किसी एक फ़र्द के साथ रहती हो। वो बूढ़ी होगी तो उसे माँ बना लेंगे, जवान होगी तो उसे बहन बना लिया जाएगा। वो हमारी मामूला और ताबेदार रहेगी। हम 2 मर्द तन्हा नहीं रहेंगे, फैमिली लाइफ गुजारेंगे तो किसी को हम पर शुबा नहीं होगा। ये अच्छा आइडिया है। मैं अभी होटल शेरटन जा रहा हूँ। वो अपनी अटैची और ओवरकोट संभाल कर उठना चाहता था कि उसी वक्त एक हसीन औरत ने उसके करीब बैठते हुए कहा, हाय, क्या तुम तन्हा हो? रमीरेज की आधी जान निकल गई। अब उसने कहा था कि शैतान से ताल्लुक़ रखने वाली हस्तियों का नाम लो तो वह फ़ौरन हाजिर हो जाती हैं। वह फ़ौरन ही उठकर बोला, मैं यहाँ तन्हा बैठा हुआ था, अब तुम तन्हा बैठी रहोगी? प्लीज़ मुझे गलत ना समझो, मेरी बात सुनो। वो जाते हुए पलट कर बोला, तुम मेरी बात सुनो। मैं औरतों से हमेशा दूर रहता हूँ। तुम कॉल गर्ल भी हो सकती हो या कोई मुसीबत ज़दा भी। दोनों सूरतों में मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊँगा। मेरा पीछा ना करना। वो उस हसीना से दूर तेज़ी से जाने लगा। इस दौरान टेरी टेलर ने हसीना के चोर ख्यालात पड़े थे। वो कोई खलाई मखलूक नहीं थी। अपने शराबी शौहर से बेजार होकर अपने वालदैन के पास न्यूयॉर्क जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास रकम नहीं थी। वो किसी से रकम मांगकर या लिफ्ट लेकर न्यूयॉर्क जाना चाहती थी। टेरी टेलर ने रमीरेज को हसीना के बारे में बताया। उसने कहा, मैं अभी इसके ख्यालात पढ़ने वाला था। बहरहाल ये इत्मीनान हुआ कि वो खलाई मखलूक नहीं है। लेकिन टेरी, हमारे 2 साथियों के पास जो हसीनाएं मौजूद हैं वो खुद को खलाई हस्तियां साबित कर रही हैं। हम किसी हद तक तस्लीम कर रहे हैं। इसके बावजूद शुबह है कि देवी हसीन औरतों पर तनवीमी अमल करके उन्हें खलाई मखलूक बनाकर हमारे पास भेज रही है। हाँ, ये पहलू मेरी नज़रों में भी है। देवी ने पिछले सुपर मास्टर के दौर में हमारे मुल्क के टेलीपैथी जानने वालों और फौजी अफसरान पर बड़ी मजबूत गिरफ्त रखी थी। अगर यह सिलसिला जारी रहता तो वह पूरे अमेरिका पर हुकूमत करने लगती। मौजूदा सुपर मास्टर ने उसे बुरी तरह शिकस्त दी। इस मुल्क से उसके कदम उखाड़ दिए। वो बड़ी ज़िद्दी और जालिम औरत है, अपनी शिकस्त को नहीं भूली होगी। एक नए सिरे से खलाई मखलूक का ड्रामा पेश कर रही है। बाबा साहब के दायरे से खलाई मखलूक के सिलसिले में जो कुछ कहा गया है वो दुरुस्त होगा, लेकिन देवी जब भी कुछ करेगी उसमें फ्रॉड ज़रूर होगा। अभी जो हसीना अपने शौहर से बेजार होकर मेरे पास आई थी वो देवी क्या लायकार हो सकती है? देवी ने उसके दिमाग से तमाम असल चोर ख्यालात मिटा दिए होंगे। उसके दिमाग में शराबी शौहर वाली कहानी नक्श कर दी होगी। जो कुछ भी हो, हम औरत तो क्या, किसी जवान मर्द या बूढ़े पर भी भरोसा नहीं करेंगे। वो एक टैक्सी में बैठकर होटल की तरफ जाने लगा। टेरी टेलर दिमागी तौर पर हेलीकॉप्टर में हाजिर हो गया। वो पिछली सीट पर बैठा हुआ था। आगे पायलट के साथ उसका असिस्टेंट बैठा हुआ था। वह असिस्टेंट अपनी सीट पर पीछे टेरी टेलर की तरफ घूम गया था।
उसने दोनों हाथों से एक रिवॉल्वर को थाम रखा था। इसका रुख टैरी टेलर की तरफ था। टैरी टेलर ने पूछा, मुझे ये खिलौना क्यों दिखा रहे हो? वह मुस्कुरा कर बोला, ये मौत का खिलौना है। मैंने फ्लाइंग कंपनी के ऑफिस में तुम्हें अटैची खोलते देखा था। उसमें 1000 के नोटों की कई कड़ियों की झलक नजर आई। मेरा अंदाजा इस अटैची में लाखों डॉलर हैं, 25 लाख डॉलर हैं। क्या इस मामूली रकम के लिए तुम मुझे मार डालोगे? मामूली रकम? उसने हैरानी से पूछा। इसका मतलब है तुम बहुत बड़ी आसामी हो। ये बताओ, अगर मैं तुम्हें अगवा करूंगा तो क्या तावान के तौर पर मुझे 1 करोड़ डॉलर मिल सकती हैं? 1 करोड़? टैरी टेलर ने सोचने का अंदाज इख्तियार किया। खामोश रहकर फौरन पायलट के ख्यालात पड़े। वो बेचारा परेशान था। फ्लाइंग कंपनी की तरफ से आज उसे ये नया असिस्टेंट दिया गया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक बहरूपिया असिस्टेंट बनकर आएगा। जब हेलीकॉप्टर ने परवाज शुरू की थी तब इस बहरूपी ने एक छोटी सी पर्ची पायलट को दी थी। उस पर लिखा था, मेरे हाथ में रिवॉल्वर है, उसे देखो और खामोश रहो। पीछे बैठे हुए मुसाफिर को शुबा होगा, या तुम कोई चालाकी दिखाओगे तो फौरन तुम दोनों को गोली मारकर इस हेलीकॉप्टर में फरार हो जाऊंगा। बहरूपिया ने पूछा, क्या सोच रहे हो, खामोश क्यों? टैरी ने कहा, मुझे सोचने दो, मैं अगवा होना नहीं चाहता। कोई ऐसी सूरत निकालना चाहता हूँ कि मुझे अगवा किए बगैर तुम्हें 1 करोड़ डॉलर यहीं मिल जाए। क्या तुम कोई चालाकी दिखाना चाहते हो? मुझे बेवकूफ़ समझते हो? इस हेलीकॉप्टर में तुम 1 करोड़ डॉलर कहाँ से लाओगे? तुम अहमक और अहमकाना सवाल कर रहे हो। तुम्हें क्या मालूम कि मैंने अपनी बीवी के लिए 40 लाख डॉलर का एक हीरे का नेकलेस खरीदा है, वो इस अटैची में है। बहरूपे का मुंह ललचाए हुए अंदाज में खुल गया। टैरी टेलर ने कहा, प्लीज़ मुझे ज़रा खामोश रहकर सोचने दो कि और कितनी मालियत का सामान मेरे पास है। वो बोला, हाँ ज़रूर सोचो, बॉस्टन अभी दूर है, मैं 15 मिनट का टाइम देता हूँ। टैरी टेलर ने सोचा, वो अगर टेलीपैथी का मुजाहरा करेगा तो पायलट वापस जाकर फ्लाइंग कंपनी के दफ्तर में रिपोर्ट देगा कि असिस्टेंट एक बहरूपिया था। मुसाफिर को लूटना चाहता था, लेकिन मुसाफिर ने टेलीपैथी के जरिए बहरूपिये को बेबस कर दिया। वो नहीं चाहता था कि किसी को मालूम हो कि एक ख्याल ख्वानी करने वाला बॉस्टन गया है। ये बात दुश्मनों के कानों तक पहुंच सकती थी। उसने बहरूपिये के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसके जरिए पायलट से कहा, हमारी तरफ ना देखो, परवाज की तरफ ध्यान दो। पायलट सीधा विंड स्क्रीन के पार देखने लगा। बहरूपिये ने अपने रिवॉल्वर के चैम्बर से तमाम गोलियां निकालकर टैरी टेलर को दे दी। फिर खाली चैम्बर अपने रिवॉल्वर में लगा लिया। टैरी टेलर ने वो तमाम गोलियां अपनी जेब में रख लीं। फिर अपना रिवॉल्वर निकालकर कहा, हाँ याद आया, 25 लाख नकद हैं, 40 लाख का नेकलेस है और 100 डॉलर का ये मेरा रिवॉल्वर है। अब हमने एक दूसरे को निशाने पर रखा है। मैं बहुत ही फास्ट गनमैन हूँ, यकीन ना हो तो गोली चलाओ। इससे पहले कि ट्रैगर को उंगली से दबाओ, मैं गोली चला दूंगा। बहरूपी ने परेशान होकर टैरी टेलर के हाथ में रिवॉल्वर को देखा, फिर पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? क्या मैंने पूछा था कि तुम्हारे पास रिवॉल्वर कहाँ से आया? पायलट ने परेशान होकर कहा, सर अगर गोलियां चलेंगी तो हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचेगा, हम सब इतनी बुलंदी से पस्ती में जाकर फना हो जाएंगे। टैरी टेलर ने कहा, ये लुटेरा वैसे भी मुझे मार डालेगा, क्योंकि मैं इसे 1 डॉलर भी नहीं दूंगा। अलबत्ता एक गोली दूंगा, ख्वाहिशा करने में मेरी जान क्यों ना चली जाए। पायलट ने बहरूपिये से कहा, अकल से काम लो, दोनों तरफ से गोलियां चलेंगी तो हमारे और हेलीकॉप्टर के साथ तुम भी लाखों और करोड़ों डॉलर की हसरत लिए मर जाओगे। अकल से सोचो, तुम कुछ नहीं पाओगे, इसके बरक्स जिंदगी हार जाओगे। बहरूपिया ढीला पड़ गया। वो मरना नहीं चाहता था। शिकस्त खुर्दा होकर बोला, ठीक है, हम दोनों फायर नहीं करेंगे। दोनों के मरने से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, समझौता करो। कैसा समझौता? तुम मुझे वो कैश 25 लाख डॉलर दे दो, मैं गोली नहीं चलाऊंगा। पायलट यहाँ कहीं हेलीकॉप्टर उतारेगा, मैं चला जाऊंगा। तुम्हारे बाप ने भी कभी 25 लाख डॉलर देखे थे, गधे के बच्चे? तुझे सिर्फ एक गोली मिलेगी। जिंदा रहना चाहता है तो अपना रिवॉल्वर पायलट को दे दे, मैं निहत्था हो जाऊंगा। तुम दोनों मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे। पुलिस कस्टडी में जिंदा तो रहेगा, यहाँ तो मौत है। बहरूपी ने अचानक रिवॉल्वर का रुख पायलट की तरफ किया और कहा, यहाँ मौत है तो मौत सही, मैं पायलट को मारूंगा। चलो तुम मुझे गोली मारो। उसकी बात खत्म होते ही टैरी टेलर ने सिर्फ 3 सेकंड के लिए उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर रिवॉल्वर को उसके हाथ से गिरा दिया। फिर उसके दिमाग से निकल आया। उसने चौंक कर खाली हाथ को देखा। इतनी सी देर में पायलट ने अपने पैर के पास पड़े हुए रिवॉल्वर को उठा लिया था और टैरी टेलर ने बहरूपिये की कनपट्टी से अपना रिवॉल्वर लगा दिया। पायलट ने हंसते हुए कहा, सर हमारी किस्मत अच्छी है, ये लुटेरा अनाड़ी है। बदहवासी में इसके हाथ से रिवॉल्वर छूट गया। टैरी टेलर ने कहा, इसका रिवॉल्वर चेक करो, कितनी गोलियां हैं। पायलट ने रिवॉल्वर से चैम्बर को अलग किया, फिर हैरानी से कहा, सर ये तो खाली है, ये हमें खाली रिवॉल्वर से धमकियां दे रहा था। बहरूपिया हैरानी से खाली चैम्बर को देख रहा था और सोच रहा था। फिर उसने कहका लगाकर कहा, मैं कोई लुटेरा नहीं हूं, ना मेरे पास भरा हुआ रिवॉल्वर था, ना खाली रिवॉल्वर था। मैं तो इस हेलीकॉप्टर में पायलट का असिस्टेंट हूं। टैरी टेलर ने पायलट से कहा, इसे कानूनी गिरफ्त में लाना और सजा दिलाना जरूरी है। मैं तुम्हें गोलियां दे रहा हूं, तुम खाली चैम्बर को लोड करो। यह तुम्हारा असिस्टेंट है या आदि मुजरिम, इसका रिकॉर्ड पुलिस वालों के पास होगा। उसने पायलट को गोलियां दी। वो चैम्बर लोड करने लगा। बहरूपिया उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकता था,
क्योंकि टैरी के रिवॉल्वर के निशाने पर था और वो अपने बारे में खूब जानता था कि वो पहले भी अदालत से 2 बार सजाएं पा चुका है। अब उसे तीसरी बार फिर जेल जाना होगा। टैरी जैसे टेलीपैथी जानने वाले के लिए ये मामूली मुजरिम कोई हैसियत नहीं रखता था, लेकिन उसका तरीक़ेकार काबिल तारीफ था। उसने बड़ी जहानत से अपने टेलीपैथी के इल्म को किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था। कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला हो, उसकी सलामती और बका इसी में है कि वो टेलीपैथी के इल्म को जाहिर न होने दे। रमीरेज और टैरी इसीलिए अब तक दुश्मनों से महफूज थे। देवी पैदर पे शिकस्त से निढाल होकर गोशाई तन्हाई में चली आई थी। अपने दुश्मनों और टेलीपैथी जाने वाले ताबेदार मातियतों से भी लाताल्लुक हो गई थी। वो चाहती थी कि दुनिया वालों से दूर गहरी खामोशी और तन्हाई में कुछ अरसा गुजारे, अपनी कोताहियों और गलतियों पर गौर करे और जहाँ जहाँ उसे शिकस्त हुई है उसके असबाब को समझे, फिर आइंदा शिकस्त खाने वाले ऐसे असबाब से दामन बचा कर रखे। वो हिमालय की वादी में एक पहाड़ के घर में रहती थी। उसने वह जगह छोड़ दी, हिंदुस्तान भी छोड़ दिया और स्विट्ज़रलैंड के शहर ज्यूरिच से 50 मील दूर एक पहाड़ के घर में आई। इस घर के नीचे एक तय खाना था। उसने वहां क्याम किया। उसे दुनिया के कई ममालिक के पहाड़ों, गारों, खंडरों और तय खानों का इल्म था। वो जहां जाती थी वहां पूजा पाठ का जरूरी सामान जरूर ले जाती थी। भगवान शिव शंकर की एक मूर्ति ऐसी थी जिसके हिस्से अलग हो जाया करते थे। वह दूसरी जगह पहुंचकर इन मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर मूर्ति को मुकम्मल कर लेती। हिमालय और स्विट्ज़रलैंड जैसे बर्फानी इलाकों का इंतखाब इसलिए करती थी कि वहाँ खाने पीने का ज़ख़ीरा ख़राब नहीं होता। वहाँ साल के 12 महीने सर्दी पड़ती थी। बर्फ़ इस कदर गिरती थी कि वहाँ की ज़मीनें, पहाड़, मकानों की छतें, दीवारें, खिड़कियाँ और दरवाजे सभी बर्फ़ की तह में छुप जाते थे। देवी ऐसे वीरान हिस्से में थी जहाँ से बर्फ़ पर स्केटिंग करने वाले खिलाड़ी भी नहीं गुजरते थे। वहाँ कोई मफरूर मुजरिम भी छुपने के लिए नहीं आ सकता था, क्योंकि 2-4 दिन तक वहाँ की शदीद सर्दी बर्दाश्त करना, फिर खाने पीने की चीज़ें हासिल करना दुश्वार होता बल्कि नामुमकिन होता था। देवी हिमालय के बर्फानी इलाके में पैदा हुई थी। बचपन से जवानी तक ऐसे इलाकों में रहने की आदी हो गई थी, इसलिए निहायत आराम और सुकून से रात को सोती थी। दिन को पूजा पाठ के बाद एक जगह बैठकर ध्यान ज्ञान में गुम हो जाती थी। सारी दुनिया को भूलकर सांसें रोक रोक कर आत्मा शक्ति में इजाफा करती। अपने एक एक मुखालिफ को तसव्वुर में देखकर उसकी एक एक हरकत का जायजा लेती। उसके एक एक तरीक़ेकार पर गौर करती थी। अपने हर मुखालिफ की कमज़ोरियाँ याद करके बड़ी जहानत से सोचती थी कि इन कमज़ोरियों से कैसे कैसे फ़ायदे उठा सकती है। तन्हाई में सुकून से सोचने समझने से बड़ी गहरी बातें और बड़ी गहरी चालें समझ में आती हैं। वो बहुत कुछ समझ रही थी। नई जहानत से नई नई हिकमत अमली से काम लेना सीख रही थी। एक सुबह वो भगवान शिव के सामने हाथ जोड़े प्रार्थना कर रही थी। कह रही थी, ऐ महादेव, तेरी कृपा से मुझे गैर मामूली सलाहियतें और आत्मा शक्ति हासिल होती रही हैं, लेकिन मैं कुछ और चाहती हूँ। ऐसी शक्ति चाहती हूँ कि कहीं भी मेरी हार हो तो वो जीत में बदल जाया करे। ऐ भोलेनाथ, तू दयावान है, जो चाहे मुझे दे सकता है। मुझे ऐसी ताकत दे कि मेरे सामने फरहाद और उसके तमाम टेलीपैथी जाने वाले टूट फूट कर रह जाएं और बड़े बड़े ममालिक के सरबराह मेरे कदमों में झुक जाएं। मेरी आत्मा को ऐसी शक्ति दे कि बाबा साहब के इदारे के रूहानी टेलीपैथी जानने वाले मेरे सामने नाकाम हो जाया करें। मुझे शक्ति दे। हर हर महादेव, जब तक तू मुझे शक्ति नहीं देगा मैं इस तहखाने से निकलकर बाहर की दुनिया में नहीं जाऊंगी। यहीं तेरे चरणों में सर पटक पटक कर मर जाऊंगी। वो शिव शंकर के कदमों में सर पटकने लगी। ऐसे ही वक्त हल्का सा जलजला आया। तहखाने की छत से बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। वह सुबह नींद से बेदार होकर तहखाने से बाहर गई थी। ये रोज़ का मामूल था। वो बाहर की ताज़ा हवा खाने जाती थी। उसके लिए सीढ़ियाँ चढ़कर तहखाने की छत वाला दरवाज़ा खोलना पड़ता था। वापसी तक उस दरवाजे पर बर्फ़ जम जाती थी। उस सुबह उसने तहखाने की सीढ़ी पर आकर दरवाजे को नीचे से बंद नहीं किया था, क्योंकि वो पूजा के बाद फिर बाहर जाने वाली थी। उसने शिव शंकर के कदमों से सर उठाकर देखा। सीढ़ी के एक एक पायदान से बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े लुढ़कते हुए तहखाने के फर्श पर आ रहे थे। फिर उसे हल्की हल्की गुर्राहट सुनाई दी, जैसे कोई जख्मी दरिंदा तकलीफ से कराह भी रहा हो और गुर्रा भी रहा हो। तहखाने का वो छत वाला दरवाज़ा खुल गया। वहां से एक कद्यावर शख्स दाखिल होकर एक एक पायदान पर कदम रखता हुआ आ रहा था। देवी सहम कर शिव शंकर के कदमों से लिपट गई। वो आने वाला ऐसा भारी भरकम था कि जीने के पायदान पर कदम रखने से बर्फ़ की सिलें टूटकर नीचे आ रही थीं। देवी सहमी हुई थी मगर उसे तवज्जो से दिख रही थी। आने वाला डगमगा रहा था, कराह रहा था, जैसे बहुत बुरी तरह जख्मी हो, जबकि जख्म के निशानात नजर नहीं आ रहे थे। उसने तहखाने के फर्श पर आकर देवी को देखा, फिर निढाल सा होकर एक पत्थर पर बैठ गया। पीछे एक चट्टान से टेक लगाकर रहम की भीख मांगने के अंदाज में बोला, हेल्प, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। तुम मेरे काम आओगी तो मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। मैं एक ऐसी ताकत हूं कि तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को फतह कर सकता हूं। देवी ने भगवान शिव शंकर को देखा। अभी वह गिड़गिड़ा रही थी कि उसे एक ऐसी ताकत मिले जिसके सामने बड़े बड़े ममालिक के सरबराह सर झुका दिया करे। देवी ने समझ लिया कि आने वाला किसी वजह से मजबूर और बेबस है। वो उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो एक एक कदम उसके करीब जाते हुए बोली, तुम कौन हो? मुझसे किस तरह की मदद चाहते हो? मैं ख़त्म हो रहा हूँ। शायद 1 घंटे तक जिंदा रहूंगा, लेकिन
तुम मेहरबानी करोगी तो मरने के बाद भी मुझे नई जिंदगी मिल जाएगी। कैसी बातें कर रहे हो? मरने के बाद कभी किसी को नई जिंदगी नहीं मिलती। कुछ मालूम तो हो कि तुम्हें ऐसी क्या तकलीफ है कि इसके बायस तुम 1 घंटे बाद मर जाओगे? वो बोला, मेरे अंदर अब इतना ही पावर रह गया है, मेरी बैटरी डाउन हो रही है। वो शदीद हैरानी से बोली, बैटरी डाउन हो रही है? इसका मतलब क्या हुआ? तुम अजीब इंसान हो, अजीब सी बातें कर रहे हो। मैं इंसान नहीं हूँ, एक आहनी रोबोट हूँ। देवी ने उसे बेयकीनी से देखा। वो बोला, मेरी बात का यकीन करो, मैं सर से पांव तक फौलाद का बना हुआ हूँ। मेरे सर में मसनूई दिमाग है, मेरे सीने में दिल की तरह एक छोटी सी मशीन है। ये मसनूई दिमाग और मेरे अंदर की मुख्तलिफ मशीनें 220 वोल्ट की बैटरी से चलती हैं और मैं जिंदा और मुतहर्रिक रहता हूँ। ये बैटरी 4 माह तक पूरी कुव्वत से मुझे और एक नाकाबिल शिकस्त रोबोट बनाए रखती है। लेकिन तुम तो मेरी तरह गोश्त पोस्त के इंसान दिखाई दे रहे हो। मेरे सर से पांव तक मसनूई गोश्त पोस्त का होल चढ़ाया गया है। ऐसा किसने किया है? मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। मेरी पुश्त पर एक किट बंधी हुई है। इस किट में से एक कंप्यूटर निकाल कर इसके तार का दूसरा सिरा मेरे सर के ऊपर उभरे हुए हिस्से में पेवस्त कर दो। किट के अंदर नंबरवार डिस्क हैं, उन्हें कंप्यूटर में एक एक करके पुश करो। तुम्हें मेरे मुतालिक पूरी मालूमात हासिल हो जाएंगी। लेकिन ये याद रखो कि मेरी बैटरी डाउन हो रही है। उसके बगैर कंप्यूटर ज़्यादा देर तक ऑन नहीं रह सकेगा। देवी ने फौरन ही उसके पुश्त के पास आकर कंप्यूटर और डिस्क का एक पैकेट निकाला। छोटे से कंप्यूटर को एक हाथ में पकड़कर उसके तार का दूसरा नोकीला सिरा उसके सर के ऊपरी उभरे हुए हिस्से में पेवस्त कर दिया। इसके साथ ही डिस्क ऑन हो गई। रोबोट ने कहा, यह तमाम डिस्क खलाई जुबान में है। इन्हें अपनी जुबान में समझना चाहती हो तो मेरे सर से बालों की विग उतारो। मेरे गंजे सर के अतराफ एक तार लिपटा हुआ है। इस तार का नोकीला सिरा सुई की तरह अपनी पेशानी में पेवस्त करो। देवी ने उसकी हिदायत पर अमल किया। बालों की विग सर से अलग कर दी। गंजे सर के अतराफ लिपटे हुए तार को खोलकर उसके नोकीले सिरे को अपनी पेशानी में पेवस्त किया। तकलीफ तो हुई, लेकिन तकलीफ के बाद राहत मिलती है। उसने डिस्क नंबर 1 को कंप्यूटर में पुश किया, फिर इसे ऑपरेट करने लगी। एक ही सेकंड में स्क्रीन पर हिंदी जुबान में तहरीर उभरने लगी। बैटरी ज़्यादा देर काम नहीं आ सकती थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। उसके पास एक छोटा कैसेट रिकॉर्डर था। कंप्यूटर से जो है मालूमात हासिल हो रही थी, वो उन्हें अपनी आवाज़ में कैसेट रिकॉर्डर के जरिए टेप कर रही थी। उसने एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी डिस्क पढ़ी और अहम बातें रिकॉर्ड की। चौथी डिस्क के दौरान कंप्यूटर ने काम करना छोड़ दिया। बैटरी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि कंप्यूटर को पावर सप्लाई नहीं कर सकती थी। पत्थर पर बैठा हुआ रोबोट एक तरफ लुढ़क कर फर्श पर आ गया। वो तकरीबन मुर्दा हो चुका था। कभी कभी उसकी उंगलियों में जुम्बिश होती थी। उसकी खुली हुई नीमजान आंखें देवी को तक रही थीं। वो खुश होकर कंप्यूटर और रिकॉर्डर लेकर भगवान शिव शंकर के पास आई तो फिर उसके कदमों में सर रखकर बोली, तूने अपनी पुजारन की पूजा और भक्ति की लाज रख ली। मेरी ताबेदारी के लिए एक नाकाबिल शिकस्त रोबोट को ज़मीन की तह में ले आया है। अब मैं नई बैटरी के जरिए से ज़िंदगी दूंगी। आपसे पहले कोई कमबख्त बदी बदी से अपने कंट्रोल में रखती थी। मुझे यह राज मालूम हो चुका है कि मैं किस तरह इस रोबोट के मसनूई दिमाग से बदी बदी का नामो निशान मिटा सकती हूँ और इस रोबोट पर हावी रहकर इसे अपना ताबेदार बनाकर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से टकरा सकती हूँ। ए भगवान, तू बड़ा शक्तिमान और दयादान है। तेरी लीला अपरंपार है। तेरे कुदरती खेल नाकाबिले फ़हम है। वो जिस मुल्क में भी ज़ेरे ज़मीन जाकर रिहाइश इख्तियार करती थी, उस मुल्क के अहम अफराद को पहले ताबेदार बना लेती ताकि कोई बुरा वक्त आए तो वहाँ से बच निकलने के लिए उन ताबेदारों के जरिए अपने तहफ़्फ़ुज़ का सामान कर सके। अभी वो जिस गार में थी वहाँ से ज्यूरिच शहर 50 मील के फासले पर था। उसने गार में आने से पहले ज्यूरिच में काम किया था। सबसे पहले एक फ्लाइंग कंपनी के मालिक पर तरमीमी अमल करके उसे अपना मामूल बनाया। इस तरह वो जब चाहती उस फ्लाइंग कंपनी के मालिक को एक हेलीकॉप्टर के साथ इस गार से तकरीबन 1 मील के फासले पर बुला सकती थी। खाने पीने या दूसरी ज़रूरत का सामान भी उसके ज़रिए मंगवा सकती थी। स्विट्ज़रलैंड में स्केटिंग का खेल तकरीबन सारा साल जारी रहता है। गैर मुमालिक से आने वाले इस खेल के खिलाड़ियों और शायकीन की तादाद लाखों में होती है। बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं जिनमें दुनिया के नामवर खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। सरकारी तौर पर स्केटिंग क्लब से खिलाड़ियों को इजाज़त हासिल करनी पड़ती है। देवी ने सरकारी क्लब के सबसे बड़े ओहदेदार को भी तनवीम अमल की गिरफ्त में ले रखा था। उसके जहन में यह बात नक्श कर दी थी कि वो स्केटिंग के खिलाड़ियों को गार वाली पहाड़ी की तरफ से गुजरने का इजाज़तनामा जारी ना करे। देवी का तीसरा ताबेदार इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का चीफ था और चौथा ज्यूरिच का डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। देवी ने डीसी पुलिस के दिमाग में रहकर पूछा, यहाँ सबसे काबिल और तजुर्बाकार मैकेनिक कौन है? डीसी की सोच ने कहा, साइमन क्रिश्चियन नामी एक ऐसा मैकेनिक है जो निहायत पेचीदा और नाकारा मशीनों की मरम्मत करके उन्हें कारआमद बना देता है। देवी ने उसके जरिए मैकेनिक साइमन की आवाज़ सुनी, फिर उसके अंदर पहुंच गई। इस वक्त वो एक नाकारा हेलीकॉप्टर की मरम्मत कर रहा था। देवी ने उसके अंदर तबीयत की खराबी और जिस्मानी कमजोरी के एहसास पैदा किए। उसकी सोच में बोली, मुझे आज काम नहीं करना चाहिए, अपने अपार्टमेंट में जाकर आराम करना चाहिए। उसने अपने मातहतों से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
मेरी अदम मौजूदगी में जितना काम हो सके करो, वरना तुम लोग भी छुट्टी करो। वो अपने अपार्टमेंट में चला गया। दिन के 11 बजे थे। वो कोई सोने का वक्त नहीं था, लेकिन देवी ने उसे ख्याल ख्वानी की लोरी सुनाकर गहरी नींद सुला दिया। फिर उसके जहन में ये बात नक्श की कि उसके अंदर अपनी सोच की लहरें आइंदा जो कहेंगी वो उन पर किसी पसोपेश के बगैर अमल करता रहेगा। आज शाम वो एक हेलीकॉप्टर में बैठकर अनजानी जगह जाएगा और एक रोबोट की पूरी तरह स्टडी करेगा। खलाई जोन के रोबोट का जिस्मानी मशीनी निज़ाम और 220 वोल्ट की बैटरी कैसी होती है उन्हें अच्छी तरह समझकर ऐसी बैटरी खरीद कर लाएगा। अगर इस दुनिया में ऐसी बैटरी नहीं मिलती तो वो पुरानी बैटरी को चार्ज करेगा और उसी साख्त की नई बैटरियां बनाएगा और उस रोबोट को दोबारा कारआमद बनाने के सिलसिले में जितने आलात की ज़रूरत है वो सब लेकर आएगा। रोबोट के सिलसिले में उस मैकेनिक साइमन को जिस हद तक पाबंद बनाकर रखना चाहिए था, देवी ने उसे पाबंद कर लिया। जब वो दोपहर 3 बजे तनवीमी नींद से बेदार हुआ तो गुस्ल करके अच्छी तरह खा पी कर तमाम ज़रूरी सामान एक बड़े अटैची में लेकर फ्लाइंग कंपनी के मालिक के पास पहुंचा। फ्लाइंग कंपनी का मालिक रॉबर्ट जैसन देवी का ताबेदार था। वो साइमन को अपने ज़ाती हेलीकॉप्टर में बिठाकर गार के करीब 1 मील के फासले पर छोड़कर वापस चला गया। देवी ने साइमन के अंदर रहकर उसकी रहनुमाई की। वो उसके मुताबिक चलता हुआ गार के अंदर आया, फिर खुफिया दरवाजे से तय खाने में पहुंच गया। देवी ने कंप्यूटर के जरिए जो मालूमात हासिल की थी वो साइमन को बताई। साइमन ने पहले रोबोट का वो अजीबोगरीब लिबास उतारा जिसमें कई एटमी हथियार छुपे हुए थे। लिबास उतारने के बाद उसका मसनूई गोश्त पोस्ट का जिस्म दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी पुश्त पर गर्दन से लेकर कमर तक एक बड़ा सा खाना था जिस पर खिड़की की तरह 2 पट लगे हुए थे। इस पट के स्क्रू पेचकस से खोले गए। इस तरह गर्दन से लेकर ऊपर सर तक और नीचे कमर से लेकर पैरों तक जितने स्क्रू थे उन सबको खोलने के बाद वो अंदर से गोश्त पोस्ट की मखलूक नहीं रहा। इंसान के अंदरूनी जिस्मानी निज़ाम की तरह उसके अंदर मुख्तलिफ मशीनी निज़ाम था। देवी ने साइमन से कहा इसके अंदरूनी मशीनी निज़ाम को ना छेड़ा जाए, सिर्फ बैटरी निकाल कर इसे कारआमद बनाया जाए और नई बैटरियां शहर से लाई जाएं। साइमन ने बैटरी को निकाल कर देखा। वह एक जदीद तर्ज की बहुत ताकतवर बैटरी थी, इसलिए 220 वोल्ट के पावर सप्लाई के बायस 4 माह तक इस रोबोट को जिंदा, ताकतवर और नाकाबिल शिकस्त बनाकर रखती। साइमन ने कहा मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसी बैटरी देखी है। ऐसी बैटरी हमारी अर्जी दुनिया में नहीं मिलेगी, लेकिन ये मेरे सामने नमूने के तौर पर रहेगी तो मैं ऐसी कई बैटरियां तैयार कर लूँगा। एक नई बैटरी तैयार करने में कितने दिन लगेंगे? मेरी कोशिश होगी कि 1 हफ्ते में तैयार हो जाए। क्या इतने दिनों में ये रोबोट मुर्दा पड़ा रहेगा? मैं पुरानी बैटरी को 12 घंटे में चार्ज करके इस रोबोट को जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन इस बैटरी को नमूने के तौर पर मैं अपने पास रखूँगा। 3-4 दिन बाद ही आपका ये रोबोट नई जिंदगी हासिल कर लेगा। अच्छी बात है, ये बैटरी शहर ले जाओ जब तक ये रोबोट पुरानी बैटरी के जरिए जिंदा नहीं होगा, और जब तक तुम दूसरी बैटरियां तैयार करके नहीं दोगे उस वक्त तक कोई दूसरा काम नहीं करोगे। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करोगे तो तुम्हें इनाम के तौर पर लाखों डॉलर दूंगी। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए दोबारा रॉबर्ट जेसन को हेलीकॉप्टर के साथ बुलाया। साइमन अपनी अटैची और खलाई जोन की वो बैटरियां वहां से ले गया। देवी ने भगवान शिव शंकर के पास आकर उसके कदमों में सर रख दिया। अब उसके अंदर ये बेचैनी थी कि 3-4 दिन में पुरानी बैटरी दोबारा कारआमद हो जाए और उसे भगवान की कृपा से एक नाकाबिल शिकस्त रोबोट गुलाम मिल जाए। बदी बदी परेशान हो गई थी। वो हर रात सुपरमास्टर को मदहोश करके गहरी नींद सुलाने के बाद कंप्यूटर के जरिए पावर प्लानर 7 से राब्ता करती थी। पिछली रात 1 बजे उसने राब्ता किया तो उसकी तहरीर PP7 के कंप्यूटर ने कबूल नहीं की। उसकी बैटरी इस काबिल नहीं थी कि हज़ारों मील दूर कंप्यूटर प्लस फैक्स के अल्फाज को रिसीव कर लेती। अलबत्ता उस बैटरी में इतना पावर था कि PP7 ने देवी के पास पहुंचकर गुफ्तगू की थी और उसके कंप्यूटर ने बड़ी हद तक देवी को मालूमात फराहम की थी, और ऐसा महज इसलिए हुआ था कि देवी उसके बिल्कुल करीब थी। बदी बदी ये नहीं जान सकती थी कि उसका ताबेदार PP7 देवी के पास पहुंचा हुआ है। जब 2 दिन पहले राब्ता हुआ था तो बदी बदी ने PP7 को अच्छी तरह समझाया था कि वो जिन मुल्कों से गुजरता हुआ अमेरिका की तरफ आ रहे उन ममालिक के नाम और शहर याद रखे, उस जगह के मुतालिक बताता रहे जहाँ से वो गुजरता है। PP7 ने उसे बताया था कि वो तुर्की के शहर इस्तांबुल में है। फिर 24 घंटे बाद बदी बदी ने दूसरी बार राब्ता करना चाहा तो उसका वो ताबेदार रोबोट गायब हो चुका था। वो पहले ही बदी बदी से कह चुका था कि बैटरी 24 या 48 घंटों के अंदर ख़त्म हो जाएगी। खलाई जोन में बदी बदी को अपने साइंसदान बाप से राब्ता करके नई बैटरी मंगवाना चाहिए, और बदी बदी ने कहा था कि उसके पास 2 अदद फाजिल बैटरी हैं। उसे किसी फ्लाइट से वाशिंगटन पहुंचना चाहिए ताकि उसे नई बैटरी से नई जिंदगी मिल सके। लेकिन अर्जी दुनिया के बाशिंदे हों या खलाई मखलूक हो, तकदीर सभी को तमाशा बनाती है। PP7 एक फ़्लाइट से सफ़र कर रहा था। इस दौरान उसके मसनूई दिमाग ने पावर सप्लाई की कमज़ोरी बताई। वह ज्यूरिच से आगे नहीं गया, वहीं सफ़र मुलतवी करके वीरान हिस्से की तरफ जाने लगा ताकि कोई अर्जी बाशिंदा उसकी कमज़ोरी को ना समझ सके। उसे उम्मीद थी कि बदी बदी इस्तांबुल से ज्यूरिच तक उसका सुराग लगाकर नई बैटरी ले आएगी, लेकिन हालात बदल गए। बाबा साहब के इदारे से बाहर आने वाली जहरीली तमारा ने उसकी तशवीश में इजाफा किया था। फिर एमोना बाबा साहब के इदारे में पहुंचकर पावर प्लानर के मुतालिक बता चुका था कि वो रोबोट है
और इस इदारे की जानिब से पूरी दुनिया को ये बात बताई जा रही थी। फिर ये कि PP-7 इस्तांबुल से किसी फ़्लाइट के ज़रिए आ रहा है, ये बात बदी बदी को इसलिए ना बता सका कि उससे सिर्फ आधी रात के बाद रब्ता होता था। बहरहाल इसी को गर्दिश हालात कहते हैं। वो रात 1 बजे से 3 बजे तक अपने ताबेदार रोबोट का सुराग लगाने की कोशिश करती रही और नाकाम होती रही। फिर उसने सुपर मास्टर को जगाया। वो नशे में गहरी नींद सो रहा था। बार बार जगाने पर आंखें खोलकर देखता था, फिर सो जाता था। बदी बदी के पास एक ऐसा बैग था जिसे सिर्फ वही खोल सकती थी। उसमें खलाई जोन के ऐसे जदीद आलात थे जिन्हें वह सुपर मास्टर से भी छुपा कर रखती। उसने बैग से एक डिबिया निकाली, उस डिबिया से एक नन्ही सी पिन निकाली, फिर सुपर मास्टर के सरहाने बैठकर उसके दिमाग में पहुंचकर बोली, तुम मेरे मामूल हो, मेरे हुक्म की तामील करते हो। उसकी ख्वाबीदा सोच ने कहा, मैं तुम्हारा मामूल हूँ और तुम्हारे हुक्म की तामील करता हूँ, लेकिन मेरी टेलीपैथी की रेंज बहुत कम है। मैं आर्जी तौर पर तुमसे दूर जा रही हूँ और दूर से तुम्हें अपने कंट्रोल में नहीं रख सकूंगी। तुम निजात पाते ही ये रिहाइश का छोड़कर भाग जाओगे। उसका ख्वाबीदा दिमाग खामोश रहा। उसने कहा, मैं एक पिन तुम्हारे सर के पिछले हिस्से में पेवस्त कर रही हूँ। इस अमल से तकलीफ होती है, लेकिन मैं हुक्म देती हूँ, तुम तकलीफ महसूस नहीं करोगे। मैं तुम्हारे हुक्म के मुताबिक तकलीफ महसूस नहीं करूंगा। उसने सुपर मास्टर के सर के पिछले हिस्से में इस नन्ही सी पिन को पेवस्त कर दिया। वह पिन दरअसल एक इंडिकेटर थी। सुपर मास्टर जहां भी जाता, वह पिन कम से कम 50 मील के फासले तक यह इशारा दे सकती थी कि वो कितनी दूर है और किस सिमत में है। बदी बदी ने अपना मखसूस बैग एक शाने से लटकाया, फिर उस बंगले से बाहर अहाते में आई। वहां सुपर मास्टर की कार खड़ी हुई थी। वह इसे ड्राइव करते हुए स्टील ब्रोक्स के बंगले के अहाते में आई। फिर उसने कार से उतरकर ख्याल ख्वानी की परवास की। रोशना उसके करीब बंगले के अंदर थी। बदी बदी के कोडवर्ड सुनकर उसने फौरन दरवाज़ा खोला, फिर उसके गले लगकर बोली, तुम इतनी रात को आई हो, खैरियत तो है? खैरियत नहीं है, हमारा PP-7 कहीं गुम हो गया है। यूं कहना चाहिए कि अब तक मर चुका है, क्योंकि उसकी बैटरी डाउन हो रही थी। रोशना ने कहा, यह तो बुरा हुआ। अगर रोबोट एक लाश की तरह कहीं पड़ा होगा तो लोग उसे पुलिस के पास पहुंचाएंगे। उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा तो उसके आहनी रोबोट होने का भेद खुल जाएगा। हमारी मजबूरी यह है कि हम उसका सुराग नहीं लगा सकेंगे। पता नहीं वह तुर्की से अमेरिका के दरमियान कहाँ मुर्दा पड़ा होगा। तो मेरे पास कुछ तो सोच कर आई हो। हाँ, हमें जल्द से जल्द खलाई जोन तक सिग्नल भेजना होगा। मेरे बाप को और उसके 2 साथी साइंसदानों को मालूम होना चाहिए कि अगर PP-7 अर्जी साइंसदानों के हाथ लग गया तो वो उस रोबोट के मुकम्मल सिस्टम को समझ लेंगे। फिर ऐसे ही रोबोट हमारे मुकाबले में तैयार करेंगे। लेकिन हम सिग्नल कैसे देंगे? हमें जनूबी कैलिफोर्निया जाना होगा। वहाँ 120 फुट कतर वाला एंटीना लगा है। यह एंटीना गोल्ड स्टोन स्टेशन में है। वहाँ सिग्नल रिसीव करने के अलावा सिग्नल नशर करने के आलात भी हैं। उनकी तजुर्बागाह की हदूद के अंदर और बाहर सख्त पैरा होगा। क्या हमारे लिए उस तजुर्बागाह के अंदर पहुँचना और उनके आलात इस्तेमाल करना आसान होगा? आसान नहीं होगा तो मुश्किल भी नहीं होगा। तो मेरे साथ चलो। मैंने सुपर मास्टर के सर में इंडिकेटर पिन पेवस्त कर दिया। वो मुझसे निजात हासिल करने के लिए जहाँ भी छुपेगा मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। तुम भी स्टील ब्रोक्स पर यही अमल करो। वो दोनों स्टील ब्रोक्स के बेडरूम में आई। रोशना ने उसे मदहोश करके सुला दिया। उसने उसके ख्वाबीदा दिमाग में कहा, मैं रोशना बोल रही हूँ, तुम मेरे मामूल और ताबेदार हो। मैं हुक्म देती हूँ, तुम अपने सर के पिछले हिस्से में पिन की चुभन और उसकी तकलीफ महसूस नहीं करोगे। ये भूल जाओगे कि तुम्हारे सर में हमेशा एक पिन पेवस्त रहती है। स्टील ब्रोक्स ने एक मामूल की हैसियत से वादा किया कि वो सर में पेवस्त रहने वाली पिन को भुला देगा। बदी बदी ने बैग में रखी हुई डिबिया में से एक पिन निकाली, फिर उसके सर के पिछले हिस्से में पेवस्त कर दी। रोशना अपना ज़रूरी सामान लेकर कंप्यूटर वाले कमरे में आई तो कंप्यूटर से मुंसलिक रहने वाला आला सिग्नल दे रहा था। रोशना ने बदी बदी को बुलाया। उसने वहां आकर कंप्यूटर ऑन किया। स्क्रीन पर तहरीर नजर आई, मिस्टर ब्रोक्स, तुमसे वजारत खारजा का सेक्रेटरी ऑनर जिम मुखातिब है। अगर तुम जाग रहे हो तो मेरे कंप्यूटर के कोड नंबर्स पर जवाब दो। बदी बदी ने जवाबन कंप्यूटर को ऑपरेट किया। स्क्रीन पर तहरीर उभरने लगी, मिस्टर जिम, इस वक्त मिस्टर ब्रोक्स सो रहे हैं। मैं उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी रोशना बोल रही हूँ। ब्रोक्स, तनहा रहने का दिया है। तुम रात के पिछले पहर उसकी नींद के दौरान जाग रही हो, खुद को उसकी सेक्रेटरी कह रही हो। रमीरेज और टेरी टेलर ने आला हुकाम को तुम्हारे बारे में इतला दी है और हम सब उन सवालात के जवाब के मुंतज़िर हैं कि तुम अचानक स्टील ब्रोक्स के पास कैसे पहुंच गई। इत्तफाक से हमारी मुलाकात हुई थी। मिस्टर ब्रोक्स ने मेरी काबिलियत से मुतासिर होकर मुझे पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। ऐसे इत्तफाक बदी बदी और सुपर मास्टर के दरमियान हुआ और उसने बदी बदी को राजदार बना लिया। सुपर मास्टर और स्टील ब्रोक्स ऐसे मोहतात अंदाज में रूपोश रहते हैं कि अमरीकी इंटेलिजेंस की जासूस भी उनकी रिहाइशगाहों तक नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन तुम और बदी बदी बड़ी आसानी से यके बाद दीगरें उनके पास पहुंच गईं और वहां तक रसाई हासिल करने को महज इत्तफाक की बात कह रही हो। मिस्टर जिम, मेरे साथ जो हालात पेश आए वो मैंने बता दिए। मिस बदी बदी और सुपर मास्टर के साथ भी ऐसे ही हालात पेश आए हैं, तो मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। फिर यह कि आप अपने आला हुकाम के साथ सुबह तक इंतजार करें। मिस्टर ब्रोक्स बेदार होने के बाद आपके तमाम सवालात के जवाब देंगे। हमारे हुकाम सख्ती से कह रहे हैं
कि मिस्टर ब्रोक्स को नींद से जगाया जाए। इस अहम मामले पर फ़ौरन गुफ्तगू होगी। सॉरी, मिस्टर ब्रोक्स ने मुझे ताकीद किया है कि मैं कभी उनकी नींद के दौरान मुदाखलत ना करूं। यह हुक्काम का हुक्म है कि उसे नींद से जगाया जाए। फिर एक बार सॉरी, मैं सिर्फ अपने बॉस के हुक्म की तामील करती हूँ। रात ज़्यादा गुजर चुकी है, क्या आप मुझे सोने का मौका देंगे? स्टील ब्रोक्स के सरहाने की मेज़ पर एक कार्ड लिख कर लगा दो कि बेदार होते ही सबसे पहले हमसे रब्ता करे, दैट्स ऑल। दूसरी तरफ से रब्ता ख़त्म कर दिया गया। बदी बदी ने भी कंप्यूटर को ऑफ किया। रोशना ने कार्ड पर लिखा, मैं एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ, जल्दी वापस आऊँगी। तुम फ़ौरन वजारत खाजा के सेक्रेटरी ऑनर जिम से रब्ता करो। उसने तहरीर के नीचे अपना नाम लिखा, उस कार्ड को सरहाने वाली मेज़ पर रखा, फिर बदी बदी के साथ कैलिफोर्निया तक सफ़र करने के लिए स्टील ब्रोक्स का बंगला छोड़ दिया। ब्रेन आदम और अल्पा ने मुकम्मल तौर पर रूपोशी इख्तियार कर ली थी। वो अपनी अपनी रहायशगाह से निकलते थे, आज़ादी से घूमते भी थे, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं सकता था। प्लास्टिक सर्जरी के बाद दोनों बदल गए। उनकी आवाज़ और लहजे में तब्दीली आ गई। देवी अब उनके दिमागों तक नहीं पहुंच सकती थी। उनके अपने इसराइली हुक्काम भी उन्हें नहीं पहचान सकते थे। अब वो नए चेहरे और नई शख्सियत बनाकर जी रहे थे और इसी में उनकी सलामती थी। उनके दो टेलीपैथी जानने वाले मातहत रॉबर्ट क्लोन और मार्कोस बर्टन ने भी आवाज़ें और चेहरे तब्दील किए थे। उन दोनों को ब्रेन आदम और अल्पा के सिवा कोई नहीं पहचान सकता था। उन्होंने इब्तदा में धतूरा को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी। बाबा साहब के दारे से ही मालूम हुआ कि लक्की 7 भी खलाई मखलूक है और पारस से उसकी शादी हो गई है। फिर पता चला कि खला से आने वाले अमोना बाबा अपनी बेटी अमोना के साथ बाबा साहब के दायरे में रहने लगा। इसके बाद मालूम हुआ कि खला से एक ऐसा रोबोट आया है जो बज़ाहिर गोश्त पोस्त का है, लेकिन सर से पैर तक फौलादी है। उसके सर में एक मसनूई दिमाग है जिसके ज़रिए वो इंसानों की तरह सुनता और बोलता है। ब्रेन आदम ने धतूरा को रॉबर्ट क्लोन की तहवील में दिया था। जब खलाई मखलूक के बारे में रफ्ता रफ्ता कई तरह की मालूमात हासिल होने लगी तो ब्रेन आदम ने कंप्यूटर के जरिए इसराइली इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल से रब्ता किया। फिर कहा, एक खलाई मखलूक जिसका नाम धतूरा है वो हमारे कब्ज़े में है। मैं चाहता हूँ वो आपके कब्ज़े में रहे। आप उसके दिमाग और तमाम जिस्म के एक्सरे हासिल करें, उसकी छुपी हुई जहनी और जिस्मानी सलाहियतों के बारे में मालूम करें। सुपर मास्टर के पास ऐसी एक खलाई मखलूक है, वो उससे अहम काम लेता होगा। हमें भी मालूम होना चाहिए कि हम धतूरा को किस तरह अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं। इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने 2 निहायत तजुर्बाकार साइंसदानों और 4 ऐसे डॉक्टरों से धतूरा के बारे में तबादला ख्याल किया, जिनमें से 2 डॉक्टर ब्रेन सर्जरी के माहिर थे। उन्होंने खुफिया तजुर्बागाह में धतूरा के पूरे जिस्म के मुख्तलिफ एक्सरे देखे। ब्रेन सर्जन ने कहा, धतूरा का दिमाग हम इंसानों से ज़रा मुख्तलिफ है। मूवी एक्सरे कैमरे से उसके दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों के फंक्शंस को आसानी से समझा जाएगा। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में धतूरा को एक जगह बिठाकर उसके सर के ऊपर चारों तरफ से मूवी एक्सरे कैमरे नस्ब किए। फिर तमाम कैमरों को ऑन करने के बाद धतूरा से बातें करने लगे। बातों के दौरान उसके दिमाग से उस इजाफी हिस्से में लर्जिश पैदा होती थी जो दिमाग का ट्रांसलेटर आला कहलाता था और दुनिया की किसी भी ज़ुबान का तर्जुमा खलाई ज़ुबान में पेश करके खलाई मखलूक को अजनबी ज़ुबान समझाता था। फिर धतूरा से पूछा गया कि वो अपनी जैसी दूसरी मखलूक के दिमाग तक सिग्नल कैसे पहुंच जाता है। उसने कहा, तुम लोग जिसे सिग्नल कहते हो वो हमारी ज़ुबान है। मैं ट्रांसलेटर के ज़रिए तुम्हारी ज़ुबान में तुम्हारे दिमाग के अंदर पहुंच सकता हूँ, लेकिन हमारी गुफ्तगू की लहरें दूसरे दिमागों तक उसी सूरत में पहुंचती हैं जब वो दूसरा हमसे 1 किलोमीटर के फासले पर हो। हमारी टेलीपैथी की रेंज इससे ज़्यादा नहीं है। एक साइंसदान ने कहा, मैं तुम्हारे करीब हूँ, मुझसे ख्याल खोने के ज़रिए गुफ्तगू करो। मूवी एक्सरे कैमरे के जरिए एक बड़ी स्क्रीन पर दिमाग का एक हिस्सा हौले हौले लरसता दिखाई दे रहा था। ऐसे वक्त वो साइंसदान धतूरा की बातें अपने दिमाग के अंदर सुन रहा था। रॉबर्ट क्लोन ने अपनी आवाज़ बदलकर धतूरा के दिमाग में अपनी सोच की लहरें पहुंचाईं तो धतूरा के दिमाग का दूसरा हिस्सा हौले हौले लरसने लगा। वो रॉबर्ट क्लोन की बातें अपने दिमाग के अंदर सुन रहा था। इस तरह मालूम हुआ कि धतूरा के दिमाग का एक हिस्सा अपनी बातें दूसरों तक नशर करता है और दिमाग का दूसरा हिस्सा दूसरों की बातें रिसीव करता है। उसे झूठी खुशखबरी सुनाई गई कि उसकी बहन रोशना का सुराग मिल गया है, वो आज शाम को यहाँ आएगी। फिर उसे कहा गया, हमने झूठ कहा था, असल बात यह है कि रोशना को किसी ने कत्ल कर दिया है। फिर उसके सामने हसीन दोशीज़ा को पेश किया गया। वो उसकी गर्दन में बाहें डालकर बैठ गई। इस तरह उसकी खुशी, गम और हिजानी जज्बात के बारे में मालूम किया गया। इन तमाम मामलात में उसका दिमाग इंसानी दिमाग की तरह काम कर रहा था। रॉबर्ट क्लोन ने ख्याल खोने के जरिए कहा, अगर तुम्हें रोशना की आवाज़ और लहजा अच्छी तरह याद है तो मुझे सुनाओ। मैं भी तुम्हारी बहन से रब्ता करूँगा और उसे बताऊँगा कि तुम भाई बहन की मुलाकात कहाँ हो सकती है। धतूरा ने कहा, मैंने सिर्फ खलाई ज़ुबान में अपनी बहन की आवाज़ और लहजे को सुना है। वह सर्जी दुनिया की ज़ुबान कैसे बोलती है मैं नहीं जानता। उसने रोशना की आवाज़ और लहजे को खलाई ज़ुबान में सुनाया। वो अजीब ज़ुबान थी। रॉबर्ट क्लोन उसकी अदायगी में नाकाम रहा। एल्पा ने कोशिश की और बड़ी हद तक कामयाब हुई। धतूरा से कहा गया, मुख्तसर अल्फाज में रोशना को पैगाम दो कि तुम उससे मिलना चाहते हो, वो अपना पता बताए। धतूरा मुख्तसर अल्फाज में रोशना को पैगाम देने लगा। उसकी सोच की लहरें रोशना तक नहीं पहुंच सकती थीं। अल्पा धतूरा के साथ वो खलाई ज़ुबान बोलती रही, हत्ता कि वो कामयाबी से रोशना की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेकर उसके अंदर पहुंच गई। रोशना ने पहले ताज्जुब से वो पैगाम सुना, फिर अपनी खलाई ज़ुबान में बोली, मेरे भाई क्या तुम मेरे करीब हो?
1 किलोमीटर के फासले पर हो। एल्पा ने धतूरा से कहा, तुम्हारी बहन अपनी ज़ुबान में कुछ बोल रही है, उससे मुख्तसर अल्फाज में किस तरह कहा जाए कि वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात करे। धतूरा फिर मुख्तसर अल्फाज में बोलने लगा। एल्पा बार बार वो अल्फाज रोशना की आवाज़ और लहजे में बोलती रही। फिर दूसरी बार रोशना के अंदर पहुंच गई। एल्पा की बातें सुनकर उसने अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहा, तुम मेरे भाई हो तो पराई ज़ुबान क्यों बोल रहे हो, अपनी ज़ुबान में गुफ्तगू करो। एल्पा ने कहा, मैं अर्जी दुनिया का एक शख्स हूँ, टेलीपैथी जानता हूँ। धतूरा से मेरी बहुत गहरी दोस्ती हो गई है। मैं उसका पैगाम पहुंचाकर दोस्ती का हक अदा कर रहा हूँ। वो पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो, अपना मुकम्मल पता बताओ, वो तुम्हारे पास आएगा। रोशना ने कहा, मेरे भाई से कहो अपना मुकम्मल पता बताए, मैं उसके पास आऊँगी। यह अफ्रीका का एक ख़तरनाक इलाका है, वो मेरे साथ इस इलाके से निकल रहा है। हमारी कोई अगली मंजिल नहीं है, इसलिए धतूरा तुम्हारे पास आना चाहता है। वो बोली, मेरे साथ बदी बदिया। धतूरा जानते कि बदी बदी के सामने किसी की चालाकी काम नहीं आती। धतूरा के लिए बदी बदी का पैगाम है कि अफ्रीका से निकलकर जिस मुल्क और शहर में पहुंचो वहां का पता हमें बता दो। इसके बाद मैं अपने तौर पर हालात का जायजा लेकर उसके पास पहुंच जाऊंगी। एल्पा ने देखा कि वो उसके काबू में नहीं आएगी तो उसने थोड़ी देर रोशना के अंदर रहने का फ़ायदा उठाया। यकबारगी उसके अंदर जलजला पैदा किया। वो एकदम से चीख मार कर गिरी और फर्श पर तड़पने लगी। मूवी एक्सरे कैमरे की रिपोर्ट से मालूम हो गया था कि खलाई मखलूक का दिमाग कदरे मुख्तलिफ होने के बावजूद खुशी, गम और हिजानी जज्बात के मामले में इंसानी दिमाग से मुताबिकत रखता है। एल्पा की हमला कामयाब रहा। रोशना का दिमाग फोड़े की तरह दुख रहा था। एल्पा को उसके जरिए बदी बदी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो खलाई जुबान में कुछ कह रही थी। एल्पा ने रोशना से कहा, अगर तुम चाहती हो कि दोबारा दिमाग में जलजला पैदा ना हो तो अपनी साथी से कहो तुम मौजूदा तकलीफ के बायस अपनी खलाई जुबान समझने से कासिर हो, लिहाजा वो तुमसे अंग्रेज़ी में बोले। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। तुम्हारी अर्जी जुबान में मेरी सहेली बोलेगी तो तुम उसे भी टेलीपैथी के अज़ाब में मुब्तला कर दोगे। एल्पा ने उसके इनकार पर दूसरी मरतबा जलजला पैदा किया। उसने फिर चीख मारी। फिर जलजले के नतीजे में ऐसी निढाल हो चुकी थी कि ज़्यादा चीखने के काबिल नहीं रही थी, ज़्यादा तड़पने की सक्कत भी नहीं रही थी। ऐसा लर्जा तारी हो गया था कि वो बदी बदी से ये भी नहीं कह सकती थी कि वो खामोश रहे, कुछ न बोले, वरना टेलीपैथी की बला उसके अंदर भी पहुंच जाएगी। रोशना ने 2 बार जलजले के नतीजे में ऐसी चीखें मारी थी कि होटल के मुलाजिम और मैनेजर वगैरह उसके कमरे में आ गए और पूछ रहे थे कि रोशना को क्या हो गया है। ऐसे वक्त बदी बदी ने जवाबन अंग्रेज़ी में कहा, पता नहीं इसे अचानक क्या हो गया। ये किसी तरह की तकलीफ महसूस करिए लेकिन बोलने के काबिल नहीं है, प्लीज़ डॉक्टर को फ़ौरन बुलाएं। एल्पा जानती थी कि खलाई मखलूक पराई सोच की लहरों से गुदगुदी महसूस करती है और सांस रोक लेती है। उसने धतूरा से खलाई जुबान के जो चंद अल्फाज सुने थे वो अल्फाज उसने बदी बदी के दिमाग में पहुंचकर अदा किए। अपनी खलाई जुबान से गुदगुदी महसूस नहीं होती थी। बदी बदी वो बातें सुनने लगी। अचानक ही एल्पा ने वहां चंद सेकंड रहने का फ़ायदा उठाया और जलजला पैदा किया। इस बार बदी बदी के हलक से चीख निकली। वो भी फर्श पर गिरकर तड़पने लगी। होटल का अमला दोनों की हालत देखकर परेशान हो गया। मैनेजर एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर रहा था। होटल की तरफ से उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाने वाला था। रोशना पर नीम बेहोशी तारी थी। एल्पा ने उसके ख्यालात पढ़े। दिमागी कमजोरी के बायस एल्पा की मर्जी के मुताबिक सोच रही थी। उसकी सोच कह रही थी कि वो दोनों कैलिफोर्निया में गोल्ड स्टोन स्टेशन के करीब एक होटल में है। इस होटल से 2 मील के फासले पर एडवर्ड एयरबेस का ममनुआ इलाका है। ये वही जगह है जहां इब्तदाई साइंसी तजुर्बात के सिलसिले में खलाई शटल उतरा करती थी। बदी बदी के दिमाग से जलजले की तकलीफ कुछ कम हो रही थी। एल्पा ने रोशना की तरह उस पर नीम बेहोशी तारी करने के लिए दूसरी बार जलजला पैदा किया। बदी बदी ने एक कमज़ोर सी चीख मारी, क्योंकि अब वो भी चीखने के काबिल नहीं रही थी। वो भी होशो हवास से बेगाना हो रही थी। एल्पा ने कंप्यूटर के जरिए ब्रेन आदम से कहा, मैंने धतूरा की बहन रोशना और एक खतरनाक खलाई मखलूक बदी बदी को ट्रैप किया है। अभी दोनों दिमागी तकलीफ में मुब्तला है। स्क्रीन पर ब्रेन आदम का तहरीरी सवाल उभरा, क्या तुमने मालूम किया है कि वो दोनों औरतें कहाँ हैं? जी हाँ, वो कैलिफोर्निया में है, गोल्ड स्टोन स्टेशन के करीब। उनकी मौजूदगी बड़ी अहमियत रखती है। आप डायरेक्टर से कहें कि वो धतूरा को अपनी निगरानी में रखकर खलाई ज़ुबान के हरूफ और ग्रामर की तफसीलात मालूम करें। आप बेहतर समझते हैं कि हमारे चंद ज़हीन अफराद को ये ज़ुबान सीखना चाहिए या नहीं। वो कंप्यूटर को ऑफ करके फिर बदी बदी के पास पहुंच गई और उसके चोर ख्यालात पढ़ने लगी। पहले तो वो अपनी खलाई ज़ुबान में सोच रही थी। एल्पा ने धमकी दी कि वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में नहीं सोचेगी तो तीसरी मरतबा जलजला पैदा किया जाएगा। वो खौफजदा होकर अंग्रेज़ी ज़ुबान में सोचने लगी। बदी बदी और रोशना दोनों की आंखें बंद थीं, लेकिन वो महसूस कर रही थी कि उन्हें स्ट्रेचर पर होटल से बाहर लाया गया है और एम्बुलेंस के अंदर पहुंचाया जा रहा है। दोनों को अस्पताल पहुंचाए जाने तक एल्पा ने बहुत सी मालूमात हासिल की। पता चला कि खलाई जोन से आने वाले रोबोट पावर प्लानर 7 की बैटरी खत्म हो चुकी है। इस वजह से वो बदी बदी को कुछ बताए बगैर कहीं गुम हो गया है। वो जहां भी होगा बेजान पड़ा होगा। उसका बेजान फौलादी जिस्म साइंसदानों तक पहुंचेगा तो वो उसे देखकर ऐसे ही मसनूई दिमाग और सुनने बोलने चलने फिरने वाला रोबोट तैयार कर लेंगे। ये भी मालूम हुआ कि बदी बदी और रोशना खलाई जोन के 3 बड़े साइंसदानों को PP7 की गुमशुदगी की इतला देना
और ये अंदेशा जाहिर करना चाहती थी कि आइंदा अर्जी दुनिया में भी वैसे ही रोबोट बनाए जा सकेंगे। लिहाजा ये ज़रूरी हो गया कि खलाई जोन से मज़ीद 2 रोबोट भेजे जाएं और उनके ज़रिए जल्द से जल्द यहाँ के साइंसदानों और दूसरे बेहतरीन दिमागों को हलाक किया जाए। एल्पा ने दोनों के चोर ख्यालात पढ़कर जो सबसे अहम बात मालूम की वो ये थी कि सुपर मास्टर बदी बदी का और स्टील ब्रोक्स रोशना का ताबेदार है। वो उन दोनों के करीब रहती थी, इसलिए आसानी से दोनों के दिमागों में ऐसे वक्त पहुंच जाया करती थी जब वो नशे में रहा करते थे। एल्पा को बड़ी कामयाबी हासिल हो रही थी। उसने सोचा सुपर मास्टर अभी जाग रहा होगा और अपने अहम फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ होगा। शायद रात को पीने के दौरान बदी बदी का ताबेदार बन जाता था। एल्पा ने सोचा वो पाशा की तरह दिमागी कुव्वत का हामिल है, इसके बावजूद उसके दिमाग में झांक कर देखना चाहिए। वो बदी बदी की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेकर उसके अंदर पहुंची तो जगह मिल गई। बड़ी खामोशी से चोर ख्यालात पड़ने लगी। इन लम्हात में उसकी दिमागी हालत बता रही थी कि शराब नोशी के बावजूद वो गैर मामूली दिमागी कुव्वत रखता है। बुराई सोच की लहरों को गहरी नींद की हालत में भी महसूस करके सांस रोक लेता है। एल्पा हैरान थी कि वो उसे क्यों नहीं महसूस कर रहा। दरअसल अभी तक यह हकीकत किसी को नहीं मालूम थी कि सानी ने उसे अपना मामूल और ताबेदार बना रखा है। इन लम्हात में एल्पा से पहले सानी वहाँ मौजूद थी, इसीलिए सुपर मास्टर एक की मौजूदगी के बायस दूसरी पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रहा था। वो परेशान था और उसकी एक नहीं कई परेशानियां थीं। इन परेशानियों का आगाज़ उस वक्त हुआ जब बदी बदी सुपर मास्टर की खुफिया रिहाइशगाह में पहुंची और सुपर मास्टर ने अपने साथियों का एतमाद हासिल के बगैर उस औरत को राजदार बना लिया। दूसरी बार रोशना स्टील ब्रोक्स के पास पहुंच गई। उसने भी रोशना को राजदार बना लिया। बदी बदी और रोशना आपस में सहेलियां थी, इसलिए यह समझा गया कि खला से आने वालियों के साथ सुपर मास्टर और स्टील ब्रोक्स ने कोई समझौता कर लिया है और वह समझौता अमरीकी हुकूमत को नुकसान पहुंचाने वाला है। फिर यह कि रमीरेज और टेरी टेलर ने आला हुकाम को फैक्स के जरिए कह दिया था कि सुपर मास्टर और स्टील ब्रोक्स उनके लिए ज़बरदस्त खतरा बन गए हैं। जिस तरह उन्होंने बदी बदी और रोशना को अपनी खुफिया रिहाइशगाह तक पहुंचने का मौका दिया, इसी तरह वह दूसरी खलाई हसीनाओं को भी रमीरेज और टेरी टेलर की खुफिया रिहाइशगाहों तक पहुंचा देंगे। लिहाजा वो मौजूदा खुफिया रिहाइशगाह छोड़कर कहीं चले गए थे। आखिर में सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि सुपर मास्टर और स्टील ब्रोक्स को बदी बदी और रोशना के साथ खसूसी अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया गया था। खसूसी अदालत में आला हुकाम और तीनों फौज के आला अफसरान उनका मुहासबा करने वाले थे। सुपर मास्टर की सोच कह रही थी अदालत में हाजिरी का मतलब सजाए मौत है। उसके अंदर दूसरी सोच ने कहा बेशक बदी बदी तुम्हें आर्जी तौर पर छोड़कर चली गई है। रोशना ने भी स्टील ब्रोक्स का साथ छोड़ दिया है। उन दोनों की अदम मौजूदगी से यही समझा जाएगा कि तुम्हें और स्टील ब्रोक्स को मुसीबत में देखकर वो कहीं रुपोश हो गई हैं। एल्पा दूसरी सोच की लहरों को सुनकर चौंक गई। वो सोनिया सानी की आवाज़ और लहजे को लाखों में पहचान सकती थी। उसने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि वो अभी तक सुपर मास्टर के दिमाग में खामोश थी। अगर बोल पड़ती तो सानी उसके पीछे पड़ जाती। सुपर मास्टर की सोच कह रही थी मैं खसूसी अदालत में नहीं जाऊंगा, मेरी इस खुफिया रिहाइशगाह तक कोई नहीं पहुंच सकेगा, मैं यहीं रूपोश रहूंगा। सानी ने कहा बदी बदी और रोशना कहीं पकड़ी जाएंगी तो वह तुम दोनों की रिहाइशगाहों का पता बता देंगी, इसलिए यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलो। तुम दोनों बहुत पहले प्लास्टिक सर्जरी के जरिए चेहरे तब्दील करा चुके हो, बाहर पहचाने नहीं जाओगे। मैंने स्टील ब्रोक से कह दिया है कि अब तुम दोनों साथ रहोगे और मौका पाकर यूरोप के किसी शहर में चले जाओगे। हाँ, मुझे यही करना चाहिए। मैं अभी स्टील ब्रोक्स के पास जा रहा हूँ। सानी ने कहा तुम दोनों ने नए चेहरे नए नाम इख्तियार किए हैं। पासपोर्ट और दूसरे ज़रूरी कागजात भी तुम दोनों को शुबहात से बाला तर रखेंगे। किसी दूसरे शहर जाकर किसी आर्जी रिहाइशगाह में रहो, मैं रात को किसी वक्त आऊँगी। फिर एक ज़रा तवक्कुफ से बोली रात को क्या खाक आऊँगी? तुम दोनों पीने के आदी हो, ऐसे वक्त तुम लोग किसी अहम मसले पर गुफ्तगू नहीं कर सकोगे। मैं कल सुबह 10 बजे आऊँगी। मैं स्टील ब्रोक्स को तुम्हारे दिमाग में पहुँचा रही हूँ। यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल होने के सिलसिले में उससे प्रोग्राम तय कर लो। एल्पा थोड़ी देर के लिए सुपर मास्टर के दिमाग से निकल गई क्योंकि सानी स्टील ब्रोक्स के पास जा रही थी। इस तरह एल्पा को मालूम हुआ कि सानी ने उन दोनों को अपना ताबेदार बना रखा है। वह 10 मिनट के बाद सुपर मास्टर के अंदर पहुंची। सानी उसे कह रही थी मैं ब्रोक्स को तुम्हारे पास ले आई हूँ, तुम दोनों आइंदा के प्रोग्राम बनाओ, मैं जा रही हूँ। चंद सेकंड तक खामोशी रही। फिर सुपर मास्टर ने कहा मैं किसी को अपने अंदर महसूस करूँ। इसका मतलब है कि सोनिया सानी जा चुकी है। मिस्टर ब्रोक्स तुम खामोश क्यों? क्या मेरे चोर ख्यालात पढ़ रहे हो? स्टील ब्रोक्स ने कहा नहीं मास्टर, मैं ये आजमा रहा था कि सोनिया सानी मौजूद है या नहीं। तुम मुझे महसूस कर रहे हो, इसका मतलब है हम पर अमल करने वाली जा चुकी है। हाँ, यकीनन वो चली गई है। मैं हैरान हूं कि उसने कब हमें अपना मामूल और ताबेदार बनाया था। हमारी बदली हुई आवाज़ और लहजे को उसने कब और कैसे सुन लिया, यही मैं भी सोच रहा हूँ। ना जाने हम कब से खुशफहमी में रहते आए हैं। आज सानी ने हमें हर तरफ से मुसाइब में देखकर खुद को जाहिर किया है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आज सानी की जगह देवी हमारे दिमागों पर कब्जा जमा लेती तो हम बुरी तरह गुलाम बने रहते, कभी उसके शिकंजे से निकल ना पाते। गुलाम तो हम अब भी हैं।
बेशक हैं, लेकिन बाबा साहब के दायरे के असूलों के मुताबिक उनका कोई भी टेलीपैथी जाने वाला दूसरों को सिर्फ कुछ अरसे तक अपना मामूल बनाकर रखता है, फिर आज़ाद छोड़ देता है। ये तो मैं भूल गया था। अब दिल को इत्मीनान हासिल हो रहा है कि सोनिया कुछ अरसे के बाद हमें अपने तनवीमी अमल से आज़ाद कर देगी। सोनिया की सोच की लहरें सुनाई दी। वो कह रही थी, ब्रोक्स, तुमने सुपर मास्टर के दिमाग में खामोश रहकर मेरी मौजूदगी या अदम मौजूदगी को समझना चाह। कोई मामूल अपने आमिल की सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकता। मैं वाकई सुपर मास्टर के दिमाग से चली गई थी, लेकिन तुम ये भूल गए कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ और तुम मुझे महसूस नहीं कर रहे हो। सुपर मास्टर ने कहा, वाकई हम ये भूल गए थे कि तुम मेरे अंदर नहीं हो, लेकिन ब्रोक्स के अंदर मौजूद हो। बाय द वे, तुमने हमारी बातें सुनी है। हम तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं सोच रहे थे, बल्कि मुतमईन है कि तुम जल्दी किसी न किसी दिन हमें अपने तनवीमी अमल से आज़ाद कर दोगी। अगर इस मुल्क में तुम दोनों के लिए खतरात मौजूद ना होते तो भी तुम दोनों को आज़ाद कर देती, लेकिन यहाँ रहकर तुम दोनों से गलतियाँ हो सकती हैं। फिर बदी बदी और रोशना वापस आकर तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकती हैं। मेरा वादा है, जिस दिन यूरोप के किसी भी शहर में पहुंचोगे मैं तुम दोनों को आज़ाद कर दूंगी। हमें यकीन है बाबा साहब के दायरे के अफराद ज़ुबान के धनी होते हैं। तुम हमें आज़ाद करोगी। हम वादा करते हैं कि आज़ादी के बाद हम भी तुम्हारे काम। वो बात काट कर बोली, बस ज़्यादा ना बोलो, वक्त ज़ाया ना करो। अनजाने दुश्मनों से महफूज रहना चाहती हो तो फ़ौरन मौजूदा रिहाइश का छोड़ दो। अब मैं वाकई जा रही हूँ। एल्पा भी सुपर मास्टर के दिमाग से चली आई। वो स्टील ब्रोक्स की आवाज़ और लहजे को भी ज़हन नशीन कर चुकी थी। उसने ये तय कर लिया कि जब वो किसी नई जगह पहुंचेंगे और रात को पीकर मदहोश होने लगेंगे तो वो उनके दिमागों से सानी के तनवीमी अमल को मिटाकर उन्हें अपना मामूल और ताबेदार बना लेगी। वो बदी बदी के पास आई। वह दिमागी तकलीफ से निजात पाकर ज़रा कमज़ोर और निढाल से हो गई थी, इसलिए बेवक्त सो रही थी। एल्पा ने उसके ख्वाबीदा दिमाग पर अमल किया और ये बात खास तौर पर जहन नशीन कराई कि वो आमिल की सोच के लहरों से गुदगुदी महसूस नहीं करेगी और आइंदा अंग्रेज़ी ज़ुबान में सोचती रहेगी। दूसरी अहम बात यह नक्श की कि वो खलाई जोन के किसी भी साइंसदान या अहम अफराद से रब्ता नहीं करेगी। नींद से बेदार होकर नॉर्मल रहेगी और कैलिफोर्निया से निकलकर यूरोप के किसी शहर में क्याम करेगी। एल्पा ने यही तमाम बातें रोशना के दिमाग में भी नक्श की, उसे भी अपनी मामूला और ताबेदार बनाया। फिर अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। वो थोड़ी देर तक रॉकिंग चेयर पर बैठी झूलती रही और सोचती रही। फिर वहाँ से उठकर कंप्यूटर के पास आई। इसे ऑपरेट करते हुए ब्रेन आदम से रब्ता किया। फिर स्क्रीन पर तहरीर के जरिए अपनी तमाम कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। ब्रेन आदम ने कहा, तुमने सुपर मास्टर और स्टील ब्रोक्स तक पहुंचकर बहुत बड़ा काम किया है। अगर अमेरिका के वक्त के मुताबिक रात को उन पर कामयाब तनवीमी अमल करोगी और उन्हें आसानी से छीन लोगी तो दो रोबोट किस्म के टेलीपैथी जानने वाले हमारे ताबेदार बन जाएंगे। वो दोनों पाशा की तरह गैर मामूली समात और बसारत के आमिल हैं। उन दोनों के अलावा बदी बदी और रोशना को भी हम अपने मुल्क में ले आएंगे। सानी ने कहा, वाशिंगटन में हमारे जितने जासूस हैं, आप उन्हें यहाँ के डायरेक्टर जनरल के जरिए अलर्ट रखें। वक्त आने पर उन सबको सुपर मास्टर, स्टील ब्रोक्स, बदी बदी और रोशना की निगरानी पर मामूर किया जाएगा। वो किसी फ्लाइट से उन्हें इसराइल के लिए रवाना कर देंगे। एल्बा ने टेलीपैथी के अमली मैदान में बड़ी गलतियां भी की थी और बड़ी कामयाबियां भी हासिल की थी। इसराइल के हुक्काम और दीगर अकाबरीन उसे सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद ख्याल ख्वानी करने वाली तस्लीम करते थे। वो भी बड़ी जिम्मेदारी से अपने फ़राइज़ अदा करती थी। किसी भी मामले को निपटाने से पहले उसके हर पहलू पर गौर करती, फिर उस मामले को निपटाने के बाद दोबारा उसके एक एक पहलू पर सोचती थी कि उससे कहीं और गलती तो नहीं हो गई। ब्रेन आदम से रब्ता ख़त्म करने के बाद वह फिर रॉकिंग चेयर पर आकर बैठ गई। आगे पीछे झूलते हुए सोचने लगी, सोनिया सानी एक बला है। उसका शिकार छीनने से पहले मुझे हर पहलू पर गौर करना चाहिए। वो कोई कच्चा काम नहीं करती है। कई बार उसकी जहानत की पुख्तगी ने मुकम्मल कामयाबियां हासिल करने वाले मुखालफिन के कदम उखाड़ दिए। इस तरह गौर करते रहने से उसे याद आया कि वो लक्की सेवन और पारस को भूल रही है। वो दोनों शादी के बाद बाबा साहब के दायरे से बाहर आ गए थे। अभी ये मोटी अकल से भी सोचा जा सकता था कि खलाई जोन से ताल्लुक़ रखने वाली लक्की सेवन दूसरी खलाई मखलूक से दोस्ती या दुश्मनी करने पारस के साथ वाशिंगटन ज़रूर जाएगी, बदी बदी और रोशना को ज़रूर ट्रैप करेगी। और इस सिलसिले में सोनिया सानी ने उसकी मदद की होगी, और मदद इस तरह की होगी कि लक्की सेवन और पारस को भी सुपर मास्टर के अंदर पहुंचाया होगा। स्टील ब्रोक्स भी उन दोनों को अपने दिमाग में महसूस नहीं करता होगा। एल्पा जितना गौर करती जा रही थी, सानी की कारगुजारी उतनी ही दूर तक फैलती जा रही थी। और ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह थी कि लक्की सेवन खलाई ज़ुबान जानती थी। उसकी टेलीपैथी की रेंज दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक थी। वो यकीनन बदी बदी और रोशना के ख्यालात पढ़ती होगी। पावर प्लानर 7 कहीं गुम हो गया था। ऐसे में अल्पा सोचने लगी कि वो रोबोट गुम नहीं हुआ है, बल्कि बैटरी डाउन होने से पहले बाबा साहब के दायरे वालों के हाथ लग गया है। सानी, लक्की सेवन और पारस अमेरिका में रहकर अर्जी टेलीपैथी जाने वालों से लेकर खलाई मखलूक के दिमागों तक पहुंच रहे हैं। एल्पा ने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। जहां सानी और पारस हों और खलाई मखलूक के दिमागों तक पहुंचने वाली लक्की सेवन हो, क्या वहां एल्पा किसी पर तनवीमी अमल करने में कामयाब हो सकती है?
ब्रेन आदम उसे इसलिए पसंद करता था कि वो खुशफहमी से दूर रहती थी और किसी भी मामले में नुकसान का ज़रा भी अंदेशा हो तो उस मामले से कतरा जाती थी। उसने कंप्यूटर के जरिए फिर ब्रेन आदम से रब्ता किया और उसे लक्की सैमन और पारस के बारे में बताया। यह अंदेशा जाहिर किया कि उनमें से हर एक सुपर मास्टर स्टील ब्रोक्स, बदी बदी और रोशना के दिमागों में बारी बारी जाता होगा। रात को वो दोनों शराब पीते हैं, ऐसे में कोई भी मुखालिफ उनके दिमाग में पहुंचकर उनकी निगरानी करता होगा और कोई भी निगरानी करने वाला एल्पा को तनवीमी अमल करने का मौका नहीं देगा। ब्रेन आदम ने कंप्यूटर के जरिए कहा, तुम बड़ी जिम्मेदारी से अपने फ़राइज़ अदा करती हो। तुमने जो पहली रिपोर्ट दी, अगर उस पर दोबारा गौर ना करती तो लक्की सैमन या पारस से ज़रूर धोखा खाती। इसी तरह मोहतात रहो, इस काम में उजलत ना करो, 1-2 रातों तक उनके दिमागों में जाती रहो, किसी को तुम्हारी मौजूदगी का शुबा ना हो। हर रात सुबह तक उनके अंदर आती जाती रहोगी तो मालूम होता रहेगा कि सानी की तरफ से उनकी निगरानी के कैसे इंतजाम किए गए हैं। मैं आपकी हदायत पर अमल करूंगी। जब तक मैदान साफ होने का यकीन नहीं होगा मैं सानी के किसी शिकार को नहीं छेड़ूंगी। ब्रेन आदम ने कहा, फिल वक्त टेलीपैथी की दुनिया में यही समझा जा रहा है कि यहूदी खुफिया तंजीम हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है और हमारे टेलीपैथी जाने वाले देवी के शिकंजे में रहते हैं। मैं चाहता हूँ हमारे तमाम मुखालफिन यही समझते रहें। तुम किसी के दिमाग में जाओ और अमल करो तो कामयाबी हो या नाकामी किसी सूरत में ज़ाहिर ना हो कि हम यहूदी एक नए सिरे से मैदान अमल में आ गए हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी। मैं खुद को कभी जाहिर नहीं करूंगी। वैसे देवी की तरफ से खटका लगा रहता है। कई हफ्ते गुजर चुके हैं और उसने हमारी खबर नहीं ली। उसका दस्ते रास्त माई खरारे भी हमारे पास नहीं आया। देवी अपनी नाकामी बर्दाश्त नहीं करती है। इसराइल जैसा मुल्क और यहाँ के टेलीपैथी जानने वाले उसके शिकंजे से निकल गए। वो गुस्से में हमारे हुक्मरानों को चैलेंज कर सकती थी या उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन अब तक ऐसी कोई बात नहीं हो रही। ऐसे में 2 ही बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि उसकी खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा है या मौत ने देवी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। हम भी सब्र तहम्मुल से देखेंगे कि वो कब तक खामोश रहेगी और जब आएगी तो कैसी क़यामतें ढाएगी। हमें इस हद तक इत्मीनान है कि वो हम दोनों तक कभी नहीं पहुंच सकेगी। ब्रेन आदम ने राब्ता ख़त्म कर दिया। एल्पा सानी के अलावा देवी के मुतल्लिक भी संजीदगी से सोचने लगी। साइमन ने 12 घंटे में पुरानी बैटरी को चार्ज करके दोबारा कारआमद बना दिया था। उसने देवी से कहा, मैं 2-4 रोज़ तक खलाई जोन की इस बैटरी को नमूने के तौर पर रखूंगा और दूसरी तैयार करूंगा। देवी उसके अंदर रहकर समझ रही थी कि वो बड़ा ही ज़हीन कारीगर है और बड़ी लगन से काम कर रहा है। यकीनन वैसी ही जदीद किस्म की दूसरी बैटरी तैयार कर लेगा। उसकी मसरूफियात के दौरान देवी उस रिपोर्ट की स्टडी करती रही। वो फौलादी रोबोट तय खाने के फर्श पर पड़ा हुआ था। उसका अगला हिस्सा गोश्त पोस्ट का था। उसने पिछले हिस्से के गोश्त पोस्ट के खोल को खोलकर उसके अंदर से बैटरी निकाली थी। अब जब तक दूसरी बैटरी उसके फौलादी जिस्म के अंदर ना पहुंचाई जाती तब तक उसके पिछले हिस्से पर गोश्त पोस्ट का खोल चढ़ाया ना जाता। देवी ने उसके कंप्यूटर से हासिल होने वाली अहम मालूमात को एक कैसेट में रिकॉर्ड किया था। वो इस कैसेट को सुनकर ये बातें जहन नशीन कर रही थी कि रोबोट पावर प्लानर 7 को नई जिंदगी मिलेगी तो उसे किस तरह कंट्रोल किया करेगी। इस सिलसिले में ज़रूरी था कि वह रोबोट उसकी ज़ुबान समझता हो। PP7 इस तय खाने में आने से पहले सिर्फ खलाई ज़ुबान जानता था। बदी बदी सी ज़ुबान में उसे राब्ता रखती थी ताकि अर्जी दुनिया के लोग उसकी बातें ना समझ सकें। PP7 के मसनूई दिमाग में कोई एक ज़ुबान फीड की जाती तो वह पहले की फीड की हुई ज़ुबान को भूलकर मौजूदा फीड की हुई ज़ुबान को समझता था। कंप्यूटर ने देवी को बताया था कि किस तरह उसके दिमाग से पहली ज़ुबान को मिटाकर नई ज़ुबान फीड की जा सकती है। देवी ने इस तरीके पर अमल करके PP7 के हाफसे से खलाई ज़ुबान मिटाकर हिंदी ज़ुबान फीड की थी। फिर कंप्यूटर हिंदी ज़ुबान में ही उसे मालूमात फराहम करता रहा। जब उसे दोबारा ज़िंदगी मिलती तो आइंदा सिर्फ हिंदी ज़ुबान ही समझ सकता। अगर वह किसी टेक्निकल ख़राबी के बायस आउट ऑफ कंट्रोल होता और देवी के लिए ख़तरा बन जाता तो वह एक जदीद रिमोट कंट्रोल के ज़रिए उसे बिल्कुल स्टॉप कर सकती थी। फिर जब तक वह दूसरा बटन ना दबाती तब तक वह मुतहर्रिक रहने वाली ज़िंदगी ना पाता। वो रिमोट कंट्रोल दूसरे ज़रूरी सामान की तरह PP7 के पीछे बंधी हुई किट में रखा हुआ था। अब देवी ने उसे अच्छी तरह संभाल कर अपने पास रख लिया। वो इतना छोटा था कि ब्लाउज के गिरेबान में डूबकर छुप जाता था। वह रोबोट एक लाश की तरह पड़ा हुआ था। लाश कभी जिंदा नहीं होती, लेकिन वो जिंदा होने वाला था। देवी उसके लिबास को अच्छी तरह टटोल कर देख रही थी। कंप्यूटर ने उसे बताया कि वो लिबास हथियार भी है और ढाल भी। दुश्मन ख्वाह कितने ही खतरनाक हथियारों से गोलियां चलाएं या शोले उगलने वाली गन चलाएं, तमाम गोलियां और शोले उसके लिबास से टकराकर वापस उन हमलावरों की तरफ जाकर उन्हें हलाक कर देते थे। लिबास में 2 ऐसे बटन थे जिनको PP7 मखसूस अंदाज में घुमाता था तो उनमें से चांदी की लकीर जैसी तेज चमकीली किरण निकलती थी और मुकाबिल आने वाले के गोश्त और हड्डियों को रेजा रेजा कर देती थी। उसके जूतों के तले दोहरे थे। उन जूतों के फीतों की जगह एक एक बटन था। अगर उन बटनों को दबाता तो सबसे निचला तला जूतों से फौरन अलग हो जाता। इसके बाद जूतों का जो तला रह जाता उस तले में ऐसी नन्ही मशीन और पेचीदा तार थे जो PP7 को ज़मीन से ऊपर खींच लेते थे।
उसे ज़मीन की कशिश से आज़ाद करके तेज़ी से खला की तरफ ले जाते। वर्जी दुनिया से बाहर निकल जाता। यूं वो जूते किसी भी पावर प्लानर को एक खास रूट पर ले जाते हुए उसके खलाई जोन में पहुंचा देते थे। देवी एक तो बड़ी तवज्जो से उसकी स्टडी करती रहती थी, फिर तहखाने से बाहर बैरूनी दुनिया में जाने से पहले ऐसे असूल और तरकीबें सोचती रही थी जिन पर अमल करती रहती तो दुनिया की कोई ताकत उसे और उसके रोबोट PP-7 को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। 4 दिन बाद मैकेनिक साइमन की सोच ने बताया कि पुरानी बैटरी को कारआमद बनाने के अलावा उसने एक नई बैटरी तैयार की है। पहले नई बैटरी को आजमाया जाएगा। अगर उसने खलाई जोन की बैटरी की तरह पूरी कारकर्दगी दिखाई तो फिर ऐसी मजीद बैटरियां तैयार की जाएंगी। देवी ने पहले की तरह फ्लाइंग क्लब के महकूम मालिक को हुक्म दिया कि वह साइमन क्रिश्चियन को तमाम ज़रूरी सामान के साथ हेलीकॉप्टर में गार के करीब पहुंचा दे। उसने हुक्म की तामील की। साइमन को हेलीकॉप्टर के जरिए गार से 1 मील के फासले पर पहुंचाकर वापस चला गया। देवी शिव शंकर की मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रही थी कि जिस तरह भगवान ने रोबोट की सूरत में उसे बहुत बड़ी कुव्वत दिया, उसी तरह आर्जी तौर पर मुर्दा हो जाने वाले रोबोट को जिंदा करने में मदद करे और इस रोबोट को हमेशा उसका गुलाम बनाए रखे। साइमन तहखाने में आ गया। वह ज्यूरिच शहर में तन्हा रहता था। अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रहने के लिए वह दोस्तों की महफिल या क्लब वगैरह में नहीं जाता था। अगर पिछले 5 दिनों में कोई करीब रहकर उसे गौर से देखता तो समझ लेता कि वो कुछ सहरज़दा सा है और खुद को फरामोश करके एक बैटरी तैयार करने में दिन रात मसरूफ़ रहता है। देवी पूजा से फारिग होकर साइमन की मसरूफियात देखने लगी और समझने लगी कि किस तरह नई बैटरी को रोबोट के फौलादी जिस्म के अंदर रखा जा रहा है। जो मुख्तलिफ तार उस बैटरी से मुंसलिक किए जा रहे थे उनके बारे में भी वह साइमन से पूछती जा रही थी। आखिर वो बैटरी अंदर सेट कर दी गई। रोबोट की पुश्त पर गर्दन के नीचे से कमर तक जो हिस्सा खिड़की की तरह खुलता था उसे स्क्रू के जरिए बंद कर दिया गया। उसके ऊपर गोश्त पोस के खोल को एक जिप के जरिए फौलादी पुश्त पर जमा दिया गया। फिर पुश्त की तरफ उसके मखसूस लिबास के खुले हुए हिस्से को भी जिप के जरिए बंद कर दिया गया। रोबोट PP-7 एक लाश की तरह बेहिस्सो हरकत पड़ा था। देवी ने साइमन से पूछा, यह हरकत क्यों नहीं कर रहा? क्या तुम्हारी नई बैटरी काम नहीं कर रही? मैं नई बैटरी को टेस्ट कर चुका हूँ, ये ज़बरदस्त काम करती है। ये देखिए। PP-7 की गर्दन के नीचे जिप के पास एक गोल बटन नुमा चाबी थी। चाबी के तरफ तीर के निशान के ऊपर ज़रा फासले पर खलाई जुबान में लिखा हुआ था, पावर वोल्टेज 0 1 2 3 4। देवी और साइमन खलाई जुबान नहीं समझते थे, लेकिन साइमन के मैकेनिकल जहन ने समझ लिया। ना समझता तब भी देवी के पास कैसेट में मालूमात रिकॉर्ड की हुई थी। साइमन इस बटन नुमा चाबी को पावर पॉइंट पर लाया। अंदर से ऐसी हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दी जैसे तारों में करंट दौड़ रहा हो। उसने चाबी को 0 वोल्टेज पर से नंबर 1 तक घुमाया तो PP-7 की आंखें खुल गईं। साइमन ने खौफजदा होकर देवी को देखा। वो बोली, घबराओ नहीं, ये रोबोट दुश्मन नहीं, दोस्त है। फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह PP-7 से दूर होकर बोला, तुम एक औरत हो, मुझे इस फौलादी रोबोट से कैसे बचा सकोगी? PP-7 का एक हाथ आहिस्ता आहिस्ता उठने लगा। उसे ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत थी, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से हरकत कर रहा था। उसका उठने वाला हाथ गर्दन के नीचे बटन नुमा चाबी के पास गया। फिर उसकी 2 उंगलियां चाबी को वोल्टेज के नंबर 2 पर ले आईं। इतना वोल्टेज ज़रूरत के मुताबिक था। PP-7 औंधा पड़ा हुआ था। करवट बदल कर चित हुआ, फिर उठकर बैठ गया। देवी ने भी मुर्दे को जिंदा होकर बैठते देखा तो अंदर से ज़रा सहम गई, उससे दूर चली गई। PP-7 फिर एक हाथ पीछे ले गया, फिर चाबी को वोल्टेज नंबर 3 पर ले आया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन नई जिंदगी हासिल करने का खुमार ऐसा था कि फिर कभी ना मरने के लिए उसने वोल्टेज या तवानाई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दी। चाबी के तीर का निशान वोल्टेज नंबर 3 पर पहुंचते ही उसके हलक से ऐसी हैबतनाक गूंजती हुई चीख निकली कि तहखाने की दीवारें और छतें लरस गईं। उन पर जमी हुई बर्फ़ के तोदे टूट टूट कर गिरने लगे। उनकी सफ़ेदी और धुंध में देवी, साइमन और रोबोट एक दूसरे को नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे तहखाने की छत बैठ जाएगी और वह सब उसके नीचे दबकर मर जाएंगे। वोल्टेज की ज़्यादती ने PP-7 में जुनूनी कुव्वत पैदा कर दी थी। वह इधर उधर चलता हुआ जिस दीवार पर हाथ मारता था वहां से बर्फ़ और पत्थर के टुकड़े गिरने लगते थे। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। देवी ने जो सोचा था उसके खिलाफ हो रहा था। उसकी गरजदार आवाज़ से दिल दहल रहे थे। तहखाने की छत गिरती तो गोया उनके ऊपर पूरी पहाड़ी आ जाती। PP-7 अपने साथ देवी और साइमन की भी वहां कब्रें बनाने वाला था। खौफ के मारे देवी का हाथ अपने धड़कते हुए दिल पर गया तो एकदम से याद आ गया कि उसे काबू में करने वाला रिमोट कंट्रोल गिरेबान में है। उसने फौरन इसे निकाला। दौड़ती हुई PP-7 से ज़रा फासले पर सामने पहुंची, फिर एक बटन को दबाया। कमाल हो गया, तूफान थम गया। रोबोट PP-7 जहां मुतहरिक था वहां अचानक साकित मुजस्मा बन गया। अभी देवी की जिंदगी बाकी थी। अर्जी दुनिया वाले और खला से आने वाले बड़े बड़े रोबोट देवी को नहीं मार सकते थे। उसे तो एक 7 साल की बच्ची दिन में तारे दिखाने वाली थी। वजारत दाखिले के सेक्रेटरी ऑनर जिम ने दूसरी सुबह सुपरमास्टर के कोड नंबर पर कंप्यूटर के जरिए रब्ता किया तो जवाब नहीं मिला। उसने स्टील ब्रोक से भी इसी तरह रब्ता किया, वहां भी खामोशी रही।
वो दोपहर 12 बजे तक दोनों को मुखातिब करता रहा, मगर जवाबन दोनों के कंप्यूटर खामोश रहे। उसने आला हुकाम को इतला दी कि दोनों की मुसलसल खामोशी तशवीशनाक है। वह दोनों अपनी खुफिया रिहाइशगाह छोड़कर चले गए हैं, या बदी बदी और रोशना जैसी खलाई हसीनाओं के ताबेदार बनकर। उन्होंने कंप्यूटर के कोड नंबर्स ख़त्म कर दिए ताकि बैरूनी राब्ता ख़त्म हो जाए। इस सिलसिले में एक इजलास तलब किया गया। उसमें आर्मी के 2 आला अफसरान और इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल भी शामिल हुए। सबसे ज़्यादा तशवीश इस बात की थी कि सुपर मास्टर मुल्क के अहम सरकारी और फौजी राज जानता था। पता नहीं खलास आने वालों के इरादे क्या थे। वो लोग सुपर मास्टर के जरिए बड़े फ़ायदे उठा सकते थे। एक आला हाकिम ने कहा, रमीरेज और टेरी टेलर ने रूपोशी इख्तियार करते वक्त तमाम आला हुकाम को फैक्स के जरिए मुतला कर दिया था कि सुपर मास्टर ए लालास और स्टील ब्रोक्स काबिल एतमाद नहीं रहे, इसलिए वो अपनी खुफिया रिहाइश और कंप्यूटर वगैरह छोड़कर किसी दूसरे इलाके में जा रहे हैं। जब उन्हें रिहाइश और कंप्यूटर वगैरह की सहूलतें मुयसर होंगी तो वो आला हुकाम से रब्ता करेंगे। दूसरे हाकिम ने कहा, रमीरेज और टेरी टेलर ने हमें भी फैक्स के जरिए कहा था कि सुपर मास्टर पर भरोसा न किया जाए। उन्होंने बाबा साहब के इदारे से मिलने वाली इस रिपोर्ट की तस्दीक की थी कि पावर प्लानर 7 कुदरती मखलूक नहीं है। वो एक रोबोट है। उसका जिस्म सर से पांव तक फौलादी है। उस पर मसनूई गोश्त पोस्ट का खोल चढ़ाया गया है, इसलिए वो एक खलाई इंसान नजर आता है। और यह हकीकत भी समझ में आ रही है कि बदी बदी रोशना और वह रोबोट पावर प्लानर हमारी दुनिया पर इक़्तिदार हासिल करने आए हैं। इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने कहा, यह तमाम बातें हमारे इल्म में है। फिलहाल हमारे लिए ज़रूरी है कि हम किसी भी तरह सुपर मास्टर और स्टील ब्रोक्स को तलाश करें, उन्हें गिरफ्तार करें। उनके साथ वो दोनों खलाई हसीनाएं भी हमारे काबू में आ जाएंगी और हम उन चारों से खलाई मखलूक के अज़ाइम के बारे में बहुत कुछ मालूम कर सकेंगे। उन्हें तलाश करना मुमकिन नहीं है। उन्होंने चेहरे, आवाज़ और लहजे बदल लिए हैं। कल से आज तक उन्हें फ़रार होने का मौका मिल चुका है। हो सकता है वो ये मुल्क छोड़ चुके हों। एक आर्मी अफसर ने कहा, हमें सबसे पहले अपने अहम मुल्की सरमाए की हिफाजत करनी चाहिए। मसलन मुरीख तक पहुंचने के लिए जदीद तर्ज के रॉकेट का जो डिज़ाइन और नक्शा तैयार किया गया, लेज़र शुआओं के सिलसिले में जो मज़ीद तहकीकात हो रही हैं, उन सब की हिफाजत के लिए सख्त इंतजामात होने चाहिए। दूसरे आर्मी अफसर ने कहा, खलाई मखलूक से मुकाबला करने के लिए हमारे पास टेलीपैथी जैसा हथियार है। ट्रांसफार्मर मशीन बड़ी महफूज जगह है। इसके बावजूद वहाँ के हिफाजती इंतजामात को भी और मजबूत बनाना होगा। अब हमारे पास रमीरेज और टेरी टेलर जैसे 2 काबिल एतमाद ख्याल ख्वानी करने वाले रह गए हैं। हमें ऐसे ही मजीद काबिल एतमाद टेलीपैथी जानने वालों की ज़रूरत है। बेशक ये एक ज़बरदस्त हथियार है। ऐसे लोगों का इंतखाब करके उन्हें जल्द से जल्द ये इल्म सिखाना होगा जो टेरी टेलर और रमीरेज की तरह शराब और शबाब से दूर रहती हैं। पता नहीं सुपर मास्टर और स्टील ब्रोक्स उन खलाई हसीनाओं के साथ हमारे मुल्क के खिलाफ किन साजिशों पर अमल कर रहे होंगे। हम नए टेलीपैथी जानने वालों के जरिए शायद उनका सुराग लगा सकें। इस बात पर सब मुत्तफिक हो गए कि ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए पाशा जैसे गैर मामूली समात व बसारत और हैरत अंगेज जिस्मानी कुव्वत के हामिल टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए जाएं। रमीरेज और टेरी टेलर पाशा जैसे रोबोट टेलीपैथी जानने वाले थे, लेकिन वह नए टेलीपैथी जानने वालों को अपनी तरह रोबोट बनाने के लिए उनके साथ मशीन से गुजरने के लिए हरगिज़ ना आते। रुपोश रहने में उन दोनों की सलामती थी। ऐसी सूरत में एक पाशा रह गया था। उसे पागल खाने से निकालकर पहले तनहा मशीन से गुजार कर उसका पागलपन ख़त्म करना ज़रूरी था। जब वो नॉर्मल हो जाता तो उसकी तमाम गैर मामूली सलाहियतें उसे अज़ खुद हासिल हो जाती। फिर वह तमाम सलाहियतें नए टेलीपैथी जानने वालों में मुंतकिल की जाती। मसनूई दिमाग के साथ फौलादी रिपोर्ट तैयार करने में काफ़ी अरसा लग सकता था। इस अरसे में खलाई रोबोट अर्जी दुनिया में तबाही ला सकते थे, लिहाजा फौरी तौर पर उनके मुकाबले में टेलीपैथी जानने वाले रोबोट आसानी से कम वक्त में पैदा किए जा सकते थे। आर्मी का आला अफसर के पास इंटरकॉम रखा हुआ था। उससे इशारा मौसूल हुआ। अफसर ने बटन दबाकर पूछा, यस। दूसरी तरफ से कहा गया, सर बाबा साहब के इदारे से फैक्स मौसूल हुआ है, क्या उसे कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचाया जाए? उसे फ़ौरन ले आओ। अफसर ने बेल बजाई। बंद दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ मुसल्लह फौजी जवान अंदर आया। अफसर ने कहा, कैप्टन विक्टर जॉन को अंदर आने दो। कैप्टन ने अंदर आकर फैक्स के सफ़ात दिए, फिर सलूट करके चला गया। अफसर ने आला हुकाम से कहा, बाबा साहब के इदारे से यह फैक्स आया है, ज़रूर कोई अहम बात होगी। मैं पढ़कर सुनाता हूँ। लिखा है, अब से पहले हमारे इदारे से बार बार अमरीकी हुकाम से रब्ता नहीं किया गया, लेकिन हमारी अर्जी दुनिया का मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा है। तारीक इस एतबार से कि यहाँ हम होंगे लेकिन हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी नहीं होगी। इससे पहले हमने पावर प्लानर 7 के मुतालिक इतला दी थी कि वो गोश्त पोस्ट का मसनूई इंसान है और असल में फौलादी रोबोट है। अब एक नहायत ही तशवीशनाक इतला ये है कि वो रोबोट पावर प्लानर 7 कहीं गुम हो गया है। हमारे इदारे में खलास से आने वाला एमोना बाबा उस फौलादी रोबोट के अंदर की बातें जानता है। उसका बयान है कि वो रोबोट एक नहायत ताकतवर बैटरी से मुतहर्रिक रहता है। अगरचे वो 220 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन हमारी दुनिया के 220 वोल्ट से बहुत बेहतर कारकर्दगी की हामिल है। उस रोबोट के गुम हो जाने की 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि उसकी बैटरी डाउन हो गई है और वो बेजान हो चुका है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि वो खलाई जोन में वापस चला गया है।
बदी बदी नामी एक औरत उस रोबोट को कंट्रोल करती है और वो बदी बदी खलाई जोन की एक शैतान सिफ्त साइंसदान की बेटी है। इस तरह यह अंदाज़ा होता है कि शैतान की बेटी ने अपने ताबेदार रोबोट को किसी खास और ख़तरनाक मकसद से खलाई जोन की तरफ रवाना किया है। अगर यह अंदाज़ा दुरुस्त है तो फिर खला से मज़ीद रोबोट आएंगे, और अगर पहला अंदाज़ा दुरुस्त है तो बैटरी डाउन हो चुकी है और वो हमारी दुनिया में कहीं बेजान पड़ा हुआ है, तो वो हमारी दुनिया के किसी शैतान सिफ्त साइंसदान के हाथ लग सकता है। हम अपने तौर पर उसे तलाश कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम से भी कह रहे हैं कि उसे तलाश करें। हमारी दुनिया को सलामत रखने के लिए तमाम बड़े ममालिक को ज़्यादा से ज़्यादा दौलत और ज़राए काम में लाने चाहिए। हमें यकीन है पेश नज़र ख़तरात को समझते हुए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। सब तवज्जो से सुन रहे थे। एक हाकिम ने कहा, बाबा साहब के इदारे के अफराद बहुत मुखलिस हैं। इस दुनिया को आबाद और सलामत रखने के लिए और खलाई मखलूक से निमटने के सिलसिले में बड़ी अहम मालूमात फराहम करते रहते हैं। दूसरे हाकिम ने कहा, रोबोट के बारे में अगर हमें ना बताया जाता तो हम उसे खुदा की मखलूक समझते रहते। बड़े अफसोस की बात है कि हमने जिस पर एतमाद करके सुपर मास्टर बनाया, उसी ने हमें हकीकत से बेखबर रखा। आर्मी के अफसर ने कहा, अब उसे सुपर मास्टर ना कहा जाए। मेरा मशवरा है कि रमीरेज और टेरी टेलर दोनों को सुपर मास्टर का ओहदा दिया जाए। एक ओहदे पर वो दोनों बड़ी कामयाबी से इसलिए काम कर सकेंगे कि उन दोनों में बड़ा इत्तेहाद है। वो हम मिजाज हैं और बड़े मोहतात रहने के आदी हैं। वो सब इस मशवरे से मुत्तफिक होने लगे। आर्मी के आला अफसर ने कहा, बाबा साहब के इदारे से ये फैक्स भेजा गया है। बिलाशुबा हमें खतरात से आगाह किया गया है, लेकिन वो हमसे कुछ अहम बातें छुपा रहे हैं। मसलन वो कहते हैं कि अमोना बाबा उस रोबोट के अंदर की बातें जानता है। इसका मतलब यह है कि वो रोबोट के मसनूई दिमाग और उसके जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को समझता है। क्या ये सारी मालूमात रखने वाले ने उस रोबोट के अंदरूनी निज़ाम का पूरा नक्शा बनाकर उस इदारे में नहीं दिया होगा? एक हाकिम ने कहा, वाकई हमने इस पहलू पर गौर नहीं किया था। सैन फ्रांसिस्को में हमारे चोटी के साइंसदानों और जदीद टेक्नोलॉजी के माहिरीन के अजलास हर 2 दिन बाद हो रहे हैं। अगर रोबोट के दिमागी और जिस्मानी निज़ाम को जानने वाला एमोना बाबा हमारे साइंसदानों को मिल जाए तो हम बहुत जल्द खलाई रोबोट के मुकाबले में अपने ताकतवर रोबोट तैयार कर सकेंगे। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हुकूमत फ़्रांस के ताउन से इस इदारे में बड़ी राजदारी से रोबोट तैयार किया जा रहा है। ये बात अकल तस्लीम करती है। हुकूमत फ़्रांस इस सिलसिले में करोड़ों डॉलर खर्च कर सकती है। हम बेशतर मामलात में हुकूमत फ़्रांस से ताउन करते रहे हैं। क्या सिलसिले में वो हमसे ताउन नहीं करेगी? एक आला हाकिम ने कहा, मैं अभी फ़ोन पर उनसे बात करता हूँ। आर्मी अफसर ने कहा, बहुत मोहतात रहकर उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए। अगर बाबा साहब के दायरे का कोई टेलीपैथी जानने वाला आपकी आवाज़ सुनेगा तो आपके ज़रिए हमारे इस खुफिया इजलास की बातें सुनता रहेगा। मैं योगा का माहिर हूँ। जब तक फ़ोन पर गुफ्तगू करता रहूँ, आप में से कोई कुछ ना कहे, यहाँ गूंगे बन करें। उसने फ्रांस के एक हाकिम से रब्ता किया, फिर कहा, आप जानते हैं अमरीकी जासूस दूसरे ममालिक के कितने अहम राजों तक पहुँच जाते हैं। हमें यह राज मालूम हो चुका है कि हुकूमत फ़्रांस और बाबा साहब के इदारे के साइंसदानों की मुश्तरका कोशिशों से बिल्कुल खलाई रोबोट जैसा एक रोबोट तैयार किया जा रहा है। फ्रांस के हाकिम ने कहा, ताज्जुब है, हमारे घर में गोश्त नहीं पक रहा मगर उसकी महक आपकी नाक तक पहुंच रही है। आप अंधेरे में तीर चलाकर वो राज मालूम करना चाहते हैं जो राज है ही नहीं। क्या इदारे में एमोना बाबा की मौजूदगी से फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा? हमने जनाब तबरेज़ी से कहा था कि फ़ायदा उठाया जाए और एक रोबोट तैयार किया जाए, लेकिन वो बड़े ही कट्टर मजहबी हैं। कहते हैं जिंदा मुतहर्रिक मखलूक सिर्फ खुदा पैदा करता है, हमें रोबोट जैसे खिलौने नहीं बनाने चाहिए। ये मुसलमान मजहब के मामले में लकीर के फ़कीर होते हैं। जो इनका दीन कहता है वो इससे बाल बराबर भी हटकर अमल नहीं करते। आपने ये नहीं पूछा कि खला से रोबोट आएंगे तो वो अपनी और फ्रांस की हिफाजत किस तरह करेंगे? जनाब तबरीज़ी ने कहा, हर दाव का तोड़ होता है। बाबा साहब के इदारे के टेलीपैथी जाने वालों ने रोबोट का तोड़ मालूम कर लिया है, तो फिर हमें भी मालूम होना चाहिए। अभी उस इदारे से एक फैक्स आया है, उसमें लिखा है कि हम सबको मिलकर खलाई रोबोट का मुकाबला करना चाहिए। हमें तो ये कहकर मुतमईन किया गया है कि उनके पास तोड़ है, मगर वो क्या है ये नहीं बताया गया। अरसा दराज से फरहाद और उसके टेलीपैथी जाने वालों ने हमारे एतमाद को कभी धोखा नहीं दिया, इसलिए हम उन पर अंधा एतमाद करते हैं। ये अंधा एतमाद किसी दिन बहुत नुकसान पहुंचाएगा। सॉरी, अपने गिरेबान में झांक कर देखो। सिर्फ 1 हफ्ते पहले तुम्हारे 4 रोबोट टेलीपैथी जाने वालों ने फ्रांस के तमाम हुक्काम और अकाबरीन को तनवीमी अमल के जरिए गुलाम बनाने की कोशिशें की थी, मगर मादाम सोनिया ने मैदान अमल में आकर उन्हें अमेरिका वापस भागने पर मजबूर कर दिया। आर्मी अफसर ने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन के बड़े स्पीकर के जरिए इजलास के हाजरीन व तमाम गुफ्तगू सुन रहे थे। एक ने कहा, फ्रांस के अकाबरीन को गुलाम बनाने का मंसूबा ए लाला सुपर मास्टर का था। उस कमबख्त ने हुकूमत फ़्रांस को हमसे बदजन कर दिया है। आर्मी अफसर ने कहा, गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं, मौजूदा हालात पर बहस की जाए। ये बाबा साहब के इदारे वाले बड़े चालाक हैं। हमसे कहते हैं अर्जी दुनिया को सलामत रखने के लिए सभी को कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस तरह खलाई रोबोट का तोड़ करेंगे। एक हाकिम ने कहा, योगा के माहिर हैं, उनसे अभी बात करें। इस बार बाबा साहब के इदारे से रब्ता किया गया। वहाँ के इंचार्ज ने कहा, हमने फैक्स के जरिए ज़रूरी मालूमात फराहम की थी, क्या कोई बात रह गई है?
आर्मी अफसर ने कहा, आप लोगों ने खलाई रोबोट का तोड़ मालूम कर लिया है। सारी दुनिया की सलामती का मतलब है अमेरिका की भी सलामती। फिर हमें वो तोड़ वो तरीका क्यों नहीं बता रहे हैं? इंचार्ज ने कहा, हर मुल्क और हर तंजीम अपना राज दूसरे को नहीं बताती। कोई मुल्क आपसे कहे कि आप उसे ट्रांसफार्मर मशीन बनाने का नक्शा दे दें तो आप उसका मजाक उड़ाएंगे। आप अपना कोई भी खुफिया प्रोजेक्ट हमें नहीं बताएंगे, फिर हमसे क्यों तवक्को रखते हैं? इसलिए तवक्को करते हैं कि यह हमारी दुनिया की सलामती का मसला है। तो फिर सारी दुनिया की सलामती इस तरह मुमकिन है कि दुनिया के हर मुल्क के जांबाजों को ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए टेलीपैथी सिखाई जाए और पाशा की तरह उन्हें रोबोट बनाया जाए। यह आप टालने वाली बात कर रहे हैं। हमें रोबोट का असली तोड़ नहीं बता रहे हैं। तोड़ यही है, ज़रा अकल से सोचें। खलाई रोबोट मसनूई दिमाग से सुनते, सूंघते, बोलते और देखते हैं। इसके बावजूद रोबोट को रहनुमाई की ज़रूरत है। हमारी ज़मीन पर आने वाले रोबोट बदी बदी के इशारे पर काम करता था। एमोना बाबा ने बताया कि खलाई जोन के 3 साइंसदान 9 अदद रोबोट्स को कंट्रोल करते हैं। अब ज़रा फिर अकल से सोचें। अगर हम ख्याल ख्वानी के जरिए उन कंट्रोल करने वालों के दिमागों में जाएं तो बदी बदी जैसे कंट्रोल करने वाले हमारे ख्याल ख्वानी करने वालों की मुट्ठी में रहेंगे। फिर उनके एक क्या 10 रोबोट भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आर्मी अफसर ने कायल होकर कहा, वाकई टेलीपैथी के हथियार से रोबोट को कंट्रोल करने वाले हमारे शिकंजे में रहें तो उनके तमाम रोबोट हमारे इशारों पर काम करेंगे। अब बात समझ में आ गई है तो आप हर छोटे बड़े मुल्क से जांबाजों को अपने मुल्क में बुलाएं और उन्हें ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारें। क्या हमारा दिमाग खराब हुआ है कि हम दूसरे ममालिक के लोगों को टेलीपैथी सिखाएं? हमने सारी दुनिया की सलामती के लिए आपको रोबोट का तोड़ बता दिया कि आप दुनिया की सलामती नहीं चाहेंगे। आपने तोड़ बता दिया, आपका शुक्रिया, मगर हम ट्रांसफार्मर मशीन पर किसी का साया भी नहीं पड़ने देंगे। फ़ोन बंद करने से पहले आप शेर और बिल्ली को याद करें। बिल्ली ने शेर को तमाम दाव पेच सिखा दिए थे, सिर्फ दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया था। मैंने भी तमाम बातें बताईं, लेकिन यह नहीं बताया कि आपके टेलीपैथी जानने वाले खलाई मखलूक के दिमागों में कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही उनके अंदर गुदगुदी सी होती है और वह सांस रोक लेती हैं। ये आप बातें बना रहे हैं। तमाम खलाई मखलूक के दिमागों में गुदगुदी नहीं हो सकती। जितने खलासी आने वाले हैं वो सबके सब योगा के माहिर नहीं हो सकते। आप यकीन ना करें, हमने एमोना बाबा और उसकी बेटी का दिमागी एक्सरे देखा है। उनके दिमाग हम अर्जी इंसानों के दिमागों से ज़रा मुख्तलिफ हैं। खला से तमाम आने वाले 1 किलोमीटर की दूरी तक किसी के भी दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़ लेते हैं और हमने बहुत कुछ मालूम किया है। लेकिन आप जैसे खुदगर्ज लोगों को बताना नादानी होगी। अच्छा है कि आपके टेलीपैथी जानने वाले खलाई मखलूक के अंदर पहुंचने में नाकाम होते रहें। आप ये कहना चाहते हैं कि तमाम खलाई मखलूक योगा की माहिर है और वह तमाम के तमाम इस हद तक टेलीपैथी जानते हैं कि 1 किलोमीटर के फासले तक किसी के भी ख्यालात पढ़ सकते हैं। हमारे कहने से आपको यकीन नहीं आएगा। बेहतर आप किसी खलाई मखलूक को पकड़ें और उसका दिमागी एक्सरे देखें। कोई भी खलाई फर्द आपके दिमाग में आकर बोलेगा और आप उसके अंदर जाएंगे तो वह गुदगुदी महसूस करते ही हंसेगा, फिर सांस रोक लेगा। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे टेलीपैथी जानने वाले उन रोबोट्स को कंट्रोल करने वालों को जेर कर सकेंगे? उन रोबोट्स का तोड़ और उन्हें कंट्रोल करने वालों को जेर करने का तरीका हमने दरियाफ्त किया है। अब फिर वही सवाल पैदा होता है कि जब आप अपनी ट्रांसफार्मर मशीन पर किसी का साया भी नहीं पड़ने देंगे, हम खलाई रोबोट्स को यूरोप और एशिया में तबाह कर देंगे और उन रोबोट्स के जरिए आपके मुल्क की तबाही का तमाशा देखेंगे। दैट्स ऑल। राब्ता ख़त्म कर दिया गया। इजलास में अमरीकी हुकाम और आर्मी के आला अफसरान को थोड़ी देर के लिए चुप्सी लग गई। फिर एक अफसर ने कहा, यह एक अहम बात मालूम हो गई कि तमाम रोबोट्स को कंट्रोल करने वाले साइंसदानों को टेलीपैथी के जरिए काबू में किया जा सकता है। इस सिलसिले में ये रुकावट बताई गई है कि उनके दिमागों में पहुंचा नहीं जा सकता। और ये बात मज़का खेज लगती है कि खलाई जोन की तमाम मखलूक पैदाइशी तौर पर योगा और ख्याल ख्वानी जानती है। कि आप में से किसी की अक्ल ये तस्लीम करती है? हम खलाई मखलूक के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सिर्फ उनके रोबोट्स की मौजूदगी साबित करती है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं, क्योंकि मसनूई दिमाग बनाने में कामयाब हो चुके हैं। अब वो हमसे दिमागी और जिस्मानी लिहाज से कितने मुख्तलिफ हैं, ये तो उसी वक्त मालूम होगा जब कोई एक खलाई मखलूक हमारे हाथ लगेगी। एक हाकिम ने पूछा, क्या ही अच्छा होता कि ए लालास और स्टील ब्रोक्स हमारे मुल्क और कौम से वफादारी करते और बदी बदी और रोशना को हमारे हवाले कर देते। फिर तो हमारी मालूमात में इतना इजाफा हो जाता कि हम भी उन तमाम खलाई रोबोट्स का तोड़ कर लेते। जो गद्दार हो गए हैं उनसे वफादारी की तवक्को ना की जाए। फिलहाल हमारे सामने एक ही रास्ता है कि हम पाशा को पागल खाने से निकाल कर उसे जहनी तौर पर नॉर्मल बनाएं और अपनी फ़ौज के दिलेर और जहीन जवानों को इब्तदाई तरबियत देकर ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारें। एक आला अफसर ने कहा, मैं तायद करता हूँ, हमें खलाई रोबोट्स के मुकाबले में जल्द से जल्द पाशा जैसे रोबोट टेलीपैथी जानने वालों की एक फ़ौज बनाना चाहिए। हमारे टेलीपैथी जानने वाले ये तजुर्बा करेंगे कि वो खलाई साइंसदानों के दिमागों में पहुंच सकते हैं या नहीं। अगर नहीं पहुंच सकेंगे तो इसकी वजूहात ज़रूर मालूम होंगी। इजलास के इख्तिताम पर यही तय पाया कि पहले पाशा को पागल खाने से निकाला जाए। दूसरी सुबह शिकागो के एक पागल खाने में एक मेजर और 4 मुसल्ला जवान वहां के इंचार्ज के पास गए और सबसे सीनियर डॉक्टर को भी बुलाया। उसे कहा गया कि वो पाशा के मुतालिक रिपोर्ट पेश करे।
सीनियर डॉक्टर ने अपने मातियत को पाशा की फाइल लाने का हुक्म दिया। फिर कहा, मैं 27 बरस से मुख्तलिफ पागल खानों में फ़राइज़ अदा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पाशा के जैसा मजबूत एसाब और दिमागी कुव्वतों का मालिक नहीं देखा। जिस दिन इसे यहाँ लाया गया वो बहुत ख़तरनाक पागल लगता था। उसे दूसरे पागलों से अलग एक सेल में रखा गया, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन वो बिल्कुल संजीदा और खामोश हो गया। ऐसा लगता था कि उसका जहनी इंतशार, जिसके बायस वो जुनून में मुब्तला हो जाता था, ख़त्म हो चुका है। उसे जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था। तीसरे दिन उसके सेल में खाना पहुंचाया गया तो उसने खाना लाने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब वो खाना वहां छोड़कर सेल से बाहर चला गया और आहनी दरवाजे पर ताला डाल दिया गया तो पाशा ने गरजदार आवाज के साथ वह जंजीरें तोड़ डाली। हमें इतला मिली तो हम सब उसके सेल के सामने आए। वो इत्मीनान से बैठकर खाना खा रहा था। उसने हमें देखकर कहा, मैं खतरनाक नहीं हूं। मैं चाहता तो खाना पहुंचाने वाले को अपने दोनों हाथों से निचोड़ कर रख देता, लेकिन मैंने उसे नहीं, जंजीरों को तोड़ा है। जब यकीन हो जाए कि मैं नॉर्मल हूं तो मुझे अपना ही समझना और पागलों के साथ किए जाने वाला सलूक मुझसे न करना। मेजर ने पूछा, जब वो इस हद तक नॉर्मल हो चुका था तो आपने हेडक्वार्टर में इतला क्यों नहीं दी? डॉक्टर ने कहा, जनरल साहब का हुक्म था कि उसे पागल खाने के किसी सेल में छोड़ दिया जाए, उसकी ज़रूरत के मुताबिक खाना खिलाया जाए, लेकिन कभी सेल से बाहर ना निकलने दिया जाए और ना ही उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट भेजकर आर्मी अफसरान का वक्त ज़ाया किया जाए। वो पागल पाशा उनके लिए मर चुका है, जिसे पागल समझकर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। अब फिर उसी की ज़रूरत पेश आई थी। मेजर ने उसकी फाइल में लगी एक मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी। इस अरसे में उसका दिमागी एक्सरे लिया गया था और चंद माहिरीन नफ्सियात ने हर पहलू से उसकी ज़हनी हालत को आजमाया था और वो हमेशा नॉर्मल साबित होता रहा। मेजर ने जनरल को फ़ोन पर पाशा के मुतालिक ये तमाम तफसीलात बताईं तो जनरल ने हैरानी से कहा, पाशा को एक बदतरीन और ख़तरनाक पागल के साथ ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा गया था। उस वक्त वो वाकई पागल हो चुका था। यह हैरानी की बात है कि वो तीसरे दिन ही खुद ब खुद नॉर्मल कैसे हो गया। मेजर ने कहा, सर, गैर मामूली जिस्मानी और दिमागी तवानाई इसी को कहती हैं। पाशा के दिमाग में ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए जिस पागल का पागलपन और जुनून मुंतकिल किया गया था वो पाशा की दिमागी कुव्वत के मुकाबले में मामूली था। वह मामूली पागलपन 3 दिन में रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो गया। तुम उसे अपने पास बैठाकर गुफ्तगू करो, वहाँ के आर्मी कैंप से मजीद मुसल्लह जवानों को बुलाओ। उसका नॉर्मल होना हमारे लिए अच्छा है। उसे मशीन के जरिए नॉर्मल बनाने में वक्त ज़ाया नहीं होगा। जब तुम उसकी तरफ से मुतमईन हो जाओ तो उसे वाशिंगटन के हेडक्वार्टर ले आओ। पागल खाने के इंचार्ज के दफ्तर में पाशा को लाया गया। वह साफ सुथरा लिबास पहने हुए था। डॉक्टर ने बताया कि वो रोज़ सुबह शेव करता और गुस्ल करता है। गैर मामूली सलाहियतों और जिस्मानी और दिमागी कुव्वतें हासिल करने वालों में सबसे पुराना शख्स पाशा था। उसका यहूदी उस्ताद मारा गया था। एक बच्चा जिस तरह कुदरती तौर पर रफ्ता रफ्ता तवानाई हासिल करता हुआ जवान मर्द बन जाता है, उसी तरह पाशा हैरत अंगेज तिब्बी तजुर्बात के नतीजे में पहले जिस कदर जहनी और जिस्मानी कुव्वतों का हामिल था वह रफ्ता रफ्ता बढ़ती गई थी और अब इस इंतहा को पहुंची थी कि ट्रांसफार्मर मशीन ने उसके जहन पर देर पा असर नहीं किया था और जिस्मानी कुव्वत में इस कदर इजाफा हुआ था कि अब वाहनी जंजीरें सिर्फ एक झटके से तोड़ देता था। मेजर ने उसे पूछा, पातशाह, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें इस पागल खाने में क्यों भेजा गया था? मेरी गैर मामूली सलाहियतों और कुव्वतों से सभी खौफजदा रहते हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं अमरीकी हुकूमत का वफादार और सुपर मास्टर का ताबेदार बनकर रहा जब मेरी ज़रूरत ना रही और यह अंदेशा हुआ कि मुझे दुश्मन ख्यालख्वानी करने वाले ट्रैप करके ले जाएंगे, तो ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए मुझे पागल बनाकर यहाँ पहुँचा दिया गया। हमारी हुकूमत ने तुमसे ऐसा सलूक किया। इसके नतीजे में क्या तुम हमें दुश्मन समझते हो और क्या हमसे नफरत करते हो? आप खुद अपने सवालात के जवाब दें। क्या मैं दुश्मन को दुश्मन नहीं समझूंगा और दुश्मन से मोहब्बत करूंगा तो पागल समझा जाऊंगा? दुश्मनी करने वाले कभी कभी बेहतरीन दोस्त होते हैं। मैं दोस्त साबित होने वाले दुश्मन कभी देखूंगा तो आपकी बात तस्लीम कर लूँगा। हमें एक मौका दो, हम खुद को बेहतरीन दोस्त साबित करेंगे। मैं किस तरह मौका दे सकता हूँ? इस तरह के हमारे साथ चलो। हमारी दोस्ती का पहला सबूत यही है कि हम तुम्हें पागल खाने से ले जा रहे हैं। तुम अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारने के लिए जितने मुतालबात पेश करोगे वो सब पूरे किए जाएंगे। आप कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। मुझे ले चलें। चलने से पहले ये बता दूं कि हमें कभी धोखा देने की कोशिश ना करना, वरना हमारे मुसल्ला जवान एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर तुम्हें गोलियों से छलनी कर देंगे। अब तक ट्रांसफार्मर मशीन से दर्जनों अफराद ने टेलीपैथिक इल्म हासिल करने के बाद अमरीकी हुकूमत को धोखे दिए। आपने कितनों को गोली मारी है? ख्वामखा धमकियाँ भी दे रहे हैं और दोस्ती का दावा भी कर रहे हैं। पहले अपने बड़ों से पूछ लें कि मुझ पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। मेजर ने फ़ोन के ज़रिए जनरल से कहा, सर, पाशा मेरे सामने बैठा हुआ है। इसमें हैरत अंगेज़ तब्दीली आई है। पहले ये गैर संजीदा था और किसी भी मामले में बेपरवाही के बायस किसी न किसी टेलीपैथी जानने वाले के हत्थे चढ़ जाता था।
इसके बरक्स अब ये निहायत संजीदा और मामला फ़हम हो गया है। इसने ये नहीं बुलाया कि आप जैसे फ़ौजी अफसरान ने इसे ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए पागल बनाया था। ये बड़ी दानाई से कहते हैं कि दुश्मन को दुश्मन नहीं समझेगा तो पागल कहलाएगा। दूसरी तरफ से खामोशी रही। पाशा की जहानत और हाफजा पहले से तेज़ हो गया था। उसे जनरल की आवाज़ और लहजा याद था, वो उसके दिमाग में पहुंचा हुआ था। वो सोच रहा था मुझे फ़ोन पर जवाब नहीं देना चाहिए। पाशा सुन लेगा तो गैर मामूली समात के ज़रिए और टेलीपैथी के ज़रिए मेरे सर पर सवार हो जाएगा। पाशा ने कहा, जनरल वी जॉन, मुझे सिर्फ तुम ही नहीं दूसरे फ़ौजी आला अफसरान और आला हुक्काम भी याद हैं। मैं सबके दिमागों में पहुंच सकता था लेकिन मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जनरल वी जॉन ने पूछा, तुम यहाँ के अहम अकाबरीन के अंदर आते जाते हो और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, जबकि तुम आसानी से इंतकाम ले सकते थे। तुमने इंतकाम क्यों नहीं लिया? मुझे पागल खाने में बड़ा आराम और सुकून मिलता रहा। अगरचे तुम सब ने मुझसे दुश्मनी की थी लेकिन वो मुझ पर मेहरबानी हो गई। मैं एक अरसे तक तन्हा रहकर अपनी तमाम कमज़ोरियों को समझता रहा। दानाई से सोचता रहा कि आइंदा मुझे किस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तो फिर किस तरह ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। यही कि दुश्मनों से दूर रहा जाए तो बड़ा सुकून और इत्मीनान हासिल होता है, और अगर दुश्मन करीब आए और दुश्मनी से बाज ना आए तो फिर मैं पागल खाने चला जाऊंगा। ये ऐसी जगह है जहाँ कोई दुश्मन नहीं आता। वाकई पागल खाने में कोई किसी पागल से दुश्मनी करने नहीं जाता, लेकिन यह जाहिर हो चुका है कि तुम पागल नहीं हो। तुम्हारा कोई भी दुश्मन वहाँ पहुँच सकता है, फिर क्या करोगे? मैं अपना सर उसके आगे झुका दूंगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी जान के दुश्मन न बने। मैं जानता हूँ आप लोग कभी मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए मुझे इसी पागल खाने में कैदी बना कर रखें। जनरल ने फ़ौज के आला अफसरान से फ़ोन पर कहा, आप योगा के माहिर हैं, इसलिए आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। इस वक्त पाशा मेरे दिमाग में है। ये पागल नहीं, नॉर्मल है और पहले से ज़्यादा संजीदा और ज़हीन हो चुका है। इसमें आजिज़ी और इनकसारी इतनी है कि हमने इसे पागल बनाया, लेकिन ये हमारा दुश्मन नहीं है। कहता है कि हमें अब उस पर भरोसा नहीं है तो उसे पागल खाने में ही रखा जाए। अब आप फैसला करें कि पाशा को काम में लाया जाए या उसे यहीं कैद रखा जाए। आपका जो भी फैसला होगा उसे पाशा आपके अंदर आकर मालूम नहीं कर सकेगा। आला अफसर ने कहा, हम इस मामले पर गौर करेंगे। फैसला होने तक पाशा को वहीं सेल में रखो। वहाँ जाने वाले फ़ौजी जवानों से वापस आने के लिए कह दो। पाशा ने कहा, अपने आला अफसर से कहो फ़ोन बंद ना करे, मेरी बात सुन ले। जनरल ने आला अफसर से कहा। उसने पूछा, पाशा क्या कहना चाहते हैं? मैं आराम से गोशे तन्हाई में था। जब आप लोगों को मुझ पर एतमाद नहीं है तो यहाँ अपने मेजर और जवानों को भेजने की क्या ज़रूरत थी? हमें तुम्हारी ज़रूरत है। खला से बड़े ख़तरनाक रोबोट्स आ रहे हैं। जो लोग उन रोबोट्स को कंट्रोल करते हैं तुम उनसे निमट सकोगे। उन कंट्रोल करने वालों के दिमागों में पहुंचकर उन्हें अपने कंट्रोल में करोगे तो तमाम रोबोट्स भी हमारे काबू में आ जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए बहुत अहम हो चुका हूँ, इसके बावजूद आप बड़ी राजदारी से मेरे बारे में फ़ैसला करेंगे। जो फैसला खुलकर नहीं होता उसमें साजिश होती है। आपकी एक साजिश के नतीजे में मैं पागल खाने आ चुका हूँ। पता नहीं दूसरी साजिश क्या होगी। तुम ख्वामखा शुबा कर रहे हो, कोई साजिश नहीं होगी। जब आपके अंदर मुनाफकत नहीं है तो मुझे अपने अंदर आने दें। क्या मैं पागल हूँ कि ख्याल ख्वानी करने वालों को अपने अंदर आने दूँ? तुम अपनी हद में रहो और हमारे फैसले का इंतज़ार करो। आला अफसर ने जनरल से फ़ोन का रब्ता ख़त्म कर दिया। पाशा जनरल के अंदर से निकलकर दिमागी तौर पर पागल खाने के इंचार्ज के कमरे में मेजर के सामने हाजिर हो गया। फ़ोन की घंटी बजने पर मेजर ने रिसीवर उठाकर अपने सीनियर अफसर का हुक्म सुना। फिर उसके मुताबिक इंचार्ज और डॉक्टर से कहा, पाशा को बड़े आराम से रखो, कल सुबह फैसला किया जाएगा। मेजर अपने फ़ौजी जवानों के साथ चला गया। अब पाशा की जहानत को वाकई गैर मामूली कहा जा सकता था। सुबह किसी भी कातिल को या ख़तरनाक मुखालिफ को सजाए मौत दी जाती है। वह समझ गया था कि कल सुबह उसे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। वो तो समझ गया था, लेकिन वहाँ के सियासी और फौजी आला अफसरान ने यह नहीं समझा था कि जो पागल खाने पहुँचकर तीसरे दिन नॉर्मल हो गया था, वो तब से अब तक महीनों पागल खाने में निहायत संजीदगी और खामोशी से क्या करता रहा था। वो जो कुछ भी करता रहा था उसकी तमाम कारकर्दगी रफ्ता रफ्ता ज़ाहिर होने वाली थी। आला अफसर ने मुसल्ला गार्ड से कह दिया था कि सुबह से पहले पाशा फरार होना चाहिए या गार्ड्स को नुकसान पहुँचाए तो उसे फ़ौरन गोली मार दी जाए। एक आला अफसर ने आला हुकाम से कहा, वो पागल नॉर्मल होने के बाद महीनों खामोश रहा और हम उसे पागल ही समझते रहे। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि देवी ने अपनी आत्मा शक्ति से उसके पागलपन को ख़त्म किया है। अब पाशा से कोई काम लेने का नतीजा ये होगा कि देवी एक बार फिर हमारे हुकाम और फौजी अफसरान के दिमागों पर कब्जा जमा कर ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए अपने वफादारों को टेलीपैथी सिखाएगी। एक हाकिम ने पूछा, हम पाशा की तरह रोबोट टेलीपैथी जानने वाले पैदा करना चाहते थे, अब क्या होगा? अब तो यही हो सकता है कि रमीरेज या टेरी टेलर में से किसी एक से कहा जाए कि वह अपने मुल्क और कौम की खातिर हमारे सामने ज़ाहिर हो जाए।
हम उसे बड़े सख्त इंतजामात के ज़रिए छुपा कर रखेंगे। जब वो हमारे 2-4 जांबाजों को अपनी तरह गैर मामूली समातो बसारत और हैरत अंगेज़ ज़हनी और जिस्मानी कुव्वतों का हामिल बना देगा, तो फिर उसे पहले की तरह खुफिया ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दे दी जाएगी। रमीरेज और टेरी टेलर 24 घंटों में एक बार कहीं ना कहीं से फैक्स के ज़रिए अपनी खैरियत से आगाह करते रहते थे, और जो गैर मुल्की मसाइल होते थे उन्हें रूपोश रहकर हल कर देते थे। ऐसे मसाइल सुनने के लिए सिर्फ एक हाकिम के दिमाग में खामोशी से आते थे और अपनी सोच के ज़रिए कोई जवाब दिए बगैर चले जाते थे। इस बार उनसे कहा गया कि पाशा बहुत बड़ा ख़तरा बन गया है। उसके ज़रिए देवी फिर ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए अपने फर्मा बरदारों को टेलीपैथी सिखा सकती है। इस खतरे के पेश नज़र पाशा को सुबह मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसके बाद ये लाजमी हो जाएगा कि रमीरेज या टेरी टेलर में से कोई एक आर्मी हेडक्वार्टर में आए। जो भी आएगा उस पर किसी तरह की आंच नहीं आने दी जाएगी। अगर वो किसी एक ही फौजी जांबाज के साथ ट्रांसफार्मर मशीन से गुजर कर उसे रोबोट टेलीपैथी जाने वाला बना देगा, तो उस जांबाज के ज़रिए दूसरे रोबोट टेलीपैथी जानने वाले पैदा कर लिए जाएंगे। फैक्स के ज़रिए जवाब मिला, हम में से कोई एक इसने एक मकसद के लिए ज़रूर आएगा, और जिन जाबाजों का इंतखाब होगा हम दोनों उनके दिमागों में पहुंचकर चोर ख्यालात पड़ेंगे। जो मुहिब्बे वतन और अपनी कौम से मोहब्बत करने वाला होगा उसी को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारने के लिए मुंतखब किया जाए। इसके अलावा ट्रांसफार्मर मशीन की कारकर्दगी को पहले से अच्छी तरह चेक कर लिया जाए। हाजी फ़ौज के 2 आला अफसरान को उस खुफिया तहखाने में भेजा जाए जहाँ वो मशीन है। हम उन अफसरान के अंदर रहकर उस मशीन को चेक करेंगे। हाकिम की सोच ने बताया 1 घंटे के अंदर 2 अफसरान हेलीकॉप्टर के ज़रिए उस खुफिया तहखाने में जाएंगे। वो दोनों अफसरान अभी मुझसे फ़ोन पर बातें करने वाले हैं, तुम दोनों उनकी आवाज़ें सुन लो। उन्होंने थोड़ी देर बाद उनकी आवाज़ें सुन ली। उनके अंदर पहुंचकर खामोश रहे। वह हेलीकॉप्टर के ज़रिए खुफिया तहखाने की तरफ जाने लगे। वहाँ गोरीला फ़ौज का कैंप था, एक पहाड़ी के सामने और पीछे। पहाड़ी के ऊपर और अंदर गार में ऐसे गोरीला फ़ौजी थे जो जदीद हथियारों से लैस थे। गार में इलेक्ट्रॉनिक आलात और एक्सरे मशीन वगैरह को ऐसी जगह नस्ब किया गया था कि कोई छुपकर तहखाने में जाता तो उसकी तस्वीरें उतर जाती। हसास कैमरों और आलात के ज़रिए छुपा कर ले जाने वाली कोई भी चीज़ नज़र आ जाती। फिर ऐसे वक्त पहाड़ी के अंदर और बाहर खतरे का अलार्म दूर तक बजने लगता। मुख्तसर ये कि टेलीपैथी जानने वाले दुश्मनों के लिए भी इस मशीन तक पहुंचना नामुमकिन बना दिया गया था। वो 2 अफसरान हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पहुँचे। वहाँ बड़ा सख्त पहरा था। हेलीकॉप्टर से उतरते ही उन अफसरान को सर से पैर तक डिटेक्टिव आलात के ज़रिए चेक किया गया। फिर 4 गोरीला सिपाही उन्हें अपने साथ गार के धाने पर लाए। वहाँ उन्हें एक्सरे मशीन के सामने खड़ा कर दिया गया। दोनों अफसर निहत्ते थे। ये इत्मीनान करने के बाद उन्हें गार के अंदर एक तहखाने के जीने तक लाया गया। गार के कई हिस्सों में वीडियो कैमरे ऑन थे और उनके मुतहरिक फिल्म तैयार कर रहे थे। जीने के निचले हिस्से में एक आहनी दरवाज़ा था जिसका लॉक मखसूस नंबरों से खुलता था। उन नंबरों से लॉक को खोला गया। इसके बाद वो आहनी दरवाज़ा खुल गया। अंदर तहखाने में कोई पहरेदार नहीं था। उसके फर्श पर नादीदा बिजली के तार बिछाए गए थे। जो भी फर्श पर कदम रखता वो बिजली के झटके खाकर मर जाता। इन अफसरान की आमद पर नादीदा तारों का स्विच ऑफ कर दिया गया था। वो तहखाना एक बहुत बड़े हॉल की तरह था। इसके एक हिस्से में वो बड़ी सी ट्रांसफार्मर मशीन रखी हुई थी। वहाँ मशीन के इंचार्ज और सीनियर मैकेनिक को बुलाया गया। उनका ताल्लुक भी गुरीला फ़ौज से था। वो मैकेनिक मशीन के करीब आकर ठिठक गया। एक नट बोल्ट को देखकर उसने कहा, यह नट बोल्ट पूरी लोहे की मशीन की तरह सुरमई कलर का था, लेकिन अब यह सिल्वर कलर का कैसे हो गया? इस बात ने सबको चौंका दिया। फ़ौरन ही वहाँ के जिम्मेदार अफसरान को बुलाया गया। उनके सामने उस नट बोल्ट के अलावा दूसरे तमाम नट बोल्ट खोलकर मशीन के ऊपरी हिस्से को अलग करके एक तरफ रखा गया। उस ऊपरी हिस्से को अलग करते ही सब पर जैसे सख्ता सा छा गया। मशीन अंदर से खोखली थी। अंदर जितने छोटे बड़े अहम आलात थे वो सब गायब थे। फिर तो खलबली मच गई। वहाँ के दूसरे अफसरान को भी बुलाया गया। वो लोग आला हुक्काम से और आर्मी हेडक्वार्टर के तमाम बड़े अफसरान से रब्ता करके मशीन के मुतल्लिक बताने लगे। ट्रांसफार्मर मशीन के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा फ़ाइल और दूसरा हिस्सा मफूल कहलाता था। फ़ाइल मशीन के बेड पर किसी टेलीपैथी जानने वाले को लिटाया जाता और मफूल मशीन के बेड पर उस मुंतखब जवान को लिटाया जाता जिसे टेलीपैथी सिखाना मकसूद होता था। मशीन को ऑपरेट करने से फ़ाइल की दिमागी सलाहियतें मफूल के दिमाग में मुंतकिल हो जाया करती थीं। इस मफूल मशीन के ऊपरी ढांचे को भी खोलकर देखा गया तो एक बार फिर सबको ज़हनी झटके लगे। उस मशीन के भी तमाम अंदरूनी आलात गायब थे। गोया पूरी ट्रांसफार्मर मशीन अंदर से खाली हो गई थी। एक एक आला वहाँ से निकाल लिया गया था। ऊपर सिर्फ मशीन का ढांचा रह गया था। उस खुफिया तहखाने से लेकर वाशिंगटन तक तमाम सरकारी ओहदेदारान और आर्मी अफसरान की नींदें उड़ गईं। अमेरिका की तमाम रियासतों के जासूस हरकत में आए। रमीरेज और टेरी टेलर खुफिया तहखाने के तमाम जिम्मेदार अफसरों और गुरीला फ़ौज के जवानों के अंदर पहुंचकर उनके ख्यालात पढ़ने लगे। इस मशीन को बिल्कुल ही खोखला कर देने का एक ही रास्ता था।
कि किसी दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले ने वहाँ के तमाम जिम्मेदार अफसरान को तनवीमी अमल के जरिए अपना ताबेदार बनाकर इस मशीन के तमाम छोटे बड़े आलात को वहाँ से गायब करा दिया था। यूं चोर के आलात पढ़ने से कुछ मालूम ना हो सका। रमीरेज ने मशीन के इंचार्ज और टैरी टेलर ने मैकेनिक का तनवीमी अमल के जरिए ब्रेन वॉश किया तो पता चला कि वो दोनों किसी के मामूल और ताबेदार बने हुए थे। ब्रेन वॉश करने से वो पहला तनवीमी अमल ख़त्म हो गया। इससे ये तो मालूम हो गया कि किसी ने उनके दिमागों पर कब्जा जमाया था, लेकिन ये ना मालूम हो सका कि वो आमिल कौन था। उन्होंने फैक्स के जरिए तमाम हुक्काम और आला फौजी अफसरान को बताया कि ऐसा किसी टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन ने किया है। उन्होंने सुबह तक कई अफसरों और फौजी जवानों पर अमल किया तो इंकशाफ हुआ कि मशीन और तहखाने के इंचार्ज अफसरान से लेकर आम फौजी जवान भी ख्याल ख्वानी के जरिए सैरज़दा थे। जो भी मशीन का पुर्जा खोल कर ले जाता था वो एक्सरे मशीन के जरिए नजर आता था। उसकी वीडियो फिल्म तैयार होती थी। डिटेक्टिव आलात बताते थे कि तहखाने से कोई चीज़ चुरा कर ले जाई जा रही है, लेकिन एक्सरे मशीन से देखने वाले, डिटेक्टिव आलात से चोरी समझने वाले ऐसे वक्त सब कुछ देखकर भी सैरज़दा रहते थे और जो वीडियो फिल्म तैयार होती थी उसको मिटा दिया करते थे। वहाँ तकरीबन 150 अफसरान और फौजी जवान थे। इतनी बड़ी तादाद को मामूल और ताबेदार बनाने में कई दिन कई महीने लगे होंगे। चोरी के लिए बड़े सब्र और इत्मीनान से काम लिया गया था। इतने सब्र से कई दिनों तक सबको सैरज़दा करने वाला एक ख्याल ख्वानी करने वाला भी हो सकता है और कई ख्याल ख्वानी करने वाले भी हो सकते हैं। एक रोबोट टेलीपैथी जानने वाला पाशा था और वह कई महीनों से सेल के अंदर खामोश बैठा रहा था। वह शुबहे से बालातर नहीं था। दूसरा शुबा ए लालास साहब का सुपर मास्टर और स्टील ब्रोक्स पर था। वो यकीन के साथ सोच रहे थे कि वो अपनी अपनी महबूबा बदी बदी और रोशना के इशारे पर मशीन को खोखला बना चुके हैं। एक ख्याल ये भी था कि 150 फौजियों को मामूल और ताबेदार बनाने के लिए बड़ी तादाद में टेलीपैथी जानने वालों ने वो वारदात की है और बड़ी तादाद में सिर्फ फरहाद अली तैमूर के पास ख्याल ख्वानी करने वाले हैं। उन्होंने बाबा साहब के दायरे से या मुझसे रब्ता नहीं किया। ये सोचा कि अगर हमने ऐसा किया है तो इकरार नहीं करेंगे और ऐसा नहीं किया है तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि वो नए नए अमरीकी अफराद को टेलीपैथी सिखाने वाले ट्रांसफार्मर मशीन से महरूम हो गए हैं। वो इस महरूमी को तमाम मुखालफिन से छुपाना चाहते थे। अब उनके लिए यह ज़रूरी हो गया था कि वो उन दो गद्दारों ए लालास और स्टील ब्रोक्स को तलाश करें। उन पर यकीन की हद तक शुबा था कि वो खलाई हसीनाओं के लिए अपने ही मुल्क कौम और दुनिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। पाशा जैसा रोबोट टेलीपैथी जानने वाला जो बड़ी बेपरवाही से ज़िंदगी गुजारता था अब संजीदा और नहायत ही ज़हीन हो गया था। वो तीसरे ही दिन पागल खाने में नॉर्मल होने के बाद अमरीकी हुकाम या फौजी अफसरान से रब्ता कर सकता था या बड़ी राजदारी से ख्याल ख्वानी के जरिए अपने उन दुश्मनों को इंतकामन मौत के घाट उतार सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। खामोशी और गोशा नशीनी इख्तियार कर ली थी। आर्मी हेडक्वार्टर से हुक्म दिया गया कि मुसल्लह फौजी जवान और अफसरान पागल खाने जाकर पाशा का मुहासबा करें। अगर उसने मशीन को खोखला किया है तो वो करोड़ों डॉलर के छोटे बड़े आलात कहाँ छुपा कर रखे हैं। अगर वो बता दे और ना बताए तब भी दोनों सूरतों में उसे गोली मार दी जाए और उसके ज़रिए पैदा होने वाले देवी की बर्तरी के अंदेशे को ख़त्म कर दिया जाए। आर्मी के 2 अफसरान 10 मुसल्लह जवानों के साथ पागल खाने पहुंचे तो पंछी पिंजरे से उड़ चुका था। वहां के इंचार्ज और सीनियर डॉक्टर से पूछा गया वो कैसे वहां से गया और कब गया। इंचार्ज, सीनियर डॉक्टर और वहां का तमाम अमला हैरान और परेशान था। किसी ने पाशा को मुकफ्फल सेल से जाते नहीं देखा था। सेल के आहनी दरवाजे का कुफल बाकायदा चाबी के जरिए खोला गया था। पागल खाने के अंदर से बाहर आहनी गेट के दरबान तक सबका एक ही बयान था कि उनमें से किसी ने पाशा को जाते नहीं देखा। बात साफ और सीधी थी। उसने पता नहीं कब से वहाँ के तमाम छोटे बड़े स्टाफ को अपना मामूल और ताबेदार बना रखा था और अब अपने लिए ख़तरा महसूस करते ही वो किसी रोक टोक के बगैर बड़ी आसानी से चला गया था। रमीरेज और टैरी टेलर ने फैक्स के जरिए कहा, गलती जनरल और साहब का सुपर मास्टर की है। उन्होंने पागल खाने के इंचार्ज और डॉक्टरों को हुक्म दिया था कि पाशा बदतरीन पागल बन चुका है। इसके बारे में कोई रिपोर्ट हेडक्वार्टर ना भेजी जाए। पाशा को नाकारा समझकर ये लोग उसकी रिपोर्ट पढ़ना और वक्त ज़ाया करना नहीं चाहते थे। अगर ये ज़रा सी जहमत गवारा कर लेते तो पाशा को वहाँ महीनों रहकर तमाम अमले को सैरज़दा करने का मौका न मिलता। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी यकीन से कहा जा सकता है कि उसने कई माह के दौरान उन 150 फौजियों को भी ट्रैप किया जो ट्रांसफार्मर मशीन की हिफाजत पर मामूर थे। हम ये बात इसलिए यकीन से कह रहे हैं कि ए लालास सुपर मास्टर के ओहदे पर था। वो जानता था कि ट्रांसफार्मर मशीन के कितने ब्लूप्रिंट तैयार किए गए हैं और वह कहाँ कहाँ हिफाजत से रखे गए हैं। वो खलाई हसीना का ताबेदार बनकर कागज़ का हल्का सा ब्लूप्रिंट ले जाएगा, मशीन से वजनी लोहे के आलात चुराकर खला में नहीं पहुंचाएगा। खलाई जोन के साइंसदान और टेक्नीशियन बहुत तरक्की याफ्ता हैं। वो ब्लूप्रिंट देखकर ट्रांसफार्मर मशीन तैयार कर सकती हैं। हमारी इन बातों की रोशनी में पाशा को जल्द से जल्द तलाश किया जाए।
देर की जाएगी तो उसे इस मुल्क से दूसरे किसी मुल्क में जाने और रुपोश रहने का मौका मिल जाएगा। इस फैक्स लेटर की रोशनी में फौज के दीगर आला अफसरान और आला हुक्काम ने इस बात की तायद की कि साहब सुपर मास्टर के साथ जनरल ने भी पाशा की तरफ से बेपरवाह रहकर ऐसी गलती की है जिसके संगीन नताइज का सामना हो रहा है। पता नहीं पाशा पागल खाने के गोशे तन्हाई में रहकर बड़ी संजीदगी और राजदारी से क्या कुछ करता रहा है। उन्होंने फैसला किया कि जनरल को आइंदा 48 घंटों तक कैदी बनाकर रखा जाए। अगर इस अरसे में पाशा गिरफ्तार न हुआ तो उसे गोली मार दी जाएगी। उन्हें अभी यह नहीं मालूम था कि पाशा कितना खतरनाक बन चुका है। वो सब दरअसल देवी से खौफजदा थे। उनका ये यकीन पुख्ता होता जा रहा था कि पाशा की पुश्त पर देवी है और उसी के मंसूबे के मुताबिक पाशा ने ट्रांसफॉर्मर मशीन को खोखला बना दिया है। जनरल को जब एक सेल में बंद कर दिया गया तो उसने पराई सोच की लहरें महसूस की और सांस रोक ली। सोचने लगा, कौन मेरे अंदर आना चाहता है? कोई भी हो, कोई टेलीपैथी जानने वाला मेरा दोस्त नहीं है, इसलिए दिमाग में चंद सेकंड के लिए भी किसी को आने का मौका नहीं देना चाहिए। उसने फिर पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक ली। थोड़ी देर बाद जेलर ने आकर आहनी सलाखों वाला दरवाज़ा खोला। फिर एक हाथ बढ़ाकर कहा, जनरल तो मेरे मुकाबले में बहुत ताकतवर हो, आओ मुझसे पंजा लड़ाओ। जीत जाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से फरार होने का मौका दूंगा, वरना 48 घंटे बाद कुत्ते की मौत मरोगे। जनरल ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे पंजा क्यों लड़ा रहे हो। तुम मुझे फरार होने का मौका देकर कानून और अदालत के सामने क्या जवाब दोगे? तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा जनरल? जो ताकतवर होते हैं वो पंजा लड़ाते हैं, और ये जेलर जो तुम्हारे सामने बोल रहा है ये ज़्यादा ताकतवर नहीं है। फिर ये कि तुम्हारे फरार होने के बाद ये जेलर जवाब होगा, मुझसे कोई जवाब तलब नहीं कर सकेगा। जनरल ने सहमी हुई नज़रों से जेलर को देखा। उसने हंसते हुए पूछा, क्या समझे? वो खौफजदा होकर बोला, तुम पाशा हो? तुम जेलर के अंदर यहाँ आए हो? हाँ, मैं पाशा हूँ। तुम खौफजदा क्यों हो? तुमने मुझे सिर्फ पागल खाने भेजा था, मौत की सज़ा नहीं दी थी। क्या सज़ाए मौत दी थी? नहीं, मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहता था। देख लो कि मैंने भी तुम्हें जिंदा रखा है, वरना कई माह पहले ऐसी मौत मारता कि किसी को मुझ पर शुबा न होता। तुम बहुत अजीम हो। तुमने मुझे जिंदा रखा, इसके आगे भी कुछ कहो। मसलन मुझे जिंदा रखा, लेकिन पागल बना कर रखा। पागल की जिंदगी मौत के बराबर होती है, क्योंकि वो इस दुनिया को शौरी तौर पर देख नहीं पाता। मैं तुम्हें पागल नहीं, अपाहिज बनाऊंगा। तुम फुटपाथ पर घसीटते फिरोगे, मगर अपने बंगले में नहीं जा सकोगे। तुम्हारे बंगले में एक खूबसूरत जवान बैठा है, वो मेरे कब्जे में है। बंगले का रुख करोगे तो बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करोगे। नहीं, ऐसा ना करो। मुझे ना सही मेरी मासूम बेटी को मुआफ़ कर दो। एक तुम ही नहीं, सारे दोस्त और दुश्मन जानते हैं कि मैं हुस्न परस्त हूँ, किसी हसीन और जवान औरत को नहीं छोड़ता। अभी तुम्हारी बेटी को हाथ नहीं लगाया है, क्योंकि वो पहले वाला पाशा मर चुका है। मैं इस शर्त पर तुम्हारी बेटी की इज्जत रखूँगा कि तुम अपाहिज बनकर फुटपाथ पर भीख मांग कर जिंदगी गुजारोगे। औरत की इज्जत रखने वाला फरिश्ता होता है। तुम मेरी बेटी के लिए फरिश्ता बन गए हो, मुझे भी एक बार मुआफ़ करके आजमा लो। मैं हमेशा तुम्हारा ताबेदार बनकर रहूँगा। पाशा ने जेलर के जरिए एक हाथ से उसके जबड़ों को पकड़ लिया। पकड़ने से पहले ऐसी शदीद तकलीफ हुई जैसे आहनी शिकंजे ने जकड़ लिया हो। अगर जकड़ लेता तो जबड़े टूट जाते और तमाम दांत बाहर आ जाते। वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा था, सिर्फ अलग से कराहें निकल रही थीं। पाशा ने कहा, पागल होने के बाद नॉर्मल होकर अकल आई कि मैं किस तरह बेबस होकर पागल खाने गया था। मेरी तमाम ज़हनी और जिस्मानी कुव्वतें और मेरी गैर मामूली सलाहियतें मेरे काम नहीं आई थीं। काम आया तो सिर्फ वो खुदा जिसने मुझे दानाई सिखाने के लिए 2 दिन के लिए पागल बनाकर रखा। तीसरे दिन मेरे अंदर से एक नए पाशा को पैदा कर दिया। यह उसी रब्बे करीम का खौफ है कि मुझ जैसा अय्याश तेरी जवान बेटी को अपनी बेटी समझ रहा है। वो इज्जत आबरू के साथ रहेगी, तू बेइज्जती और मोहताजी की ज़िंदगी गुजारेगा। उसने कहकर जनरल का एक हाथ पकड़ा, फिर एक हल्का सा झटका दिया। जनरल के हलक से एक ज़ोरदार चीख निकली कि असिस्टेंट जेलर और सिपाही दौड़े चले आए। उन्होंने देखा कैदी के एक हाथ की हड्डी टूट गई थी। असिस्टेंट जेलर ने कहा, सर ये आप क्या कर रहे हैं? हमें किसी कैदी को सज़ा देने का हक नहीं है। जेलर ने पूछा, क्या तुम्हारे जेलर में इतनी कुव्वत है कि वह एक सेहतमंद जनरल के हाथ की हड्डी तोड़ सके? हाथ से ज़्यादा पैरों की हड्डियां मजबूत होती हैं, लेकिन देखो मैं तुम्हारे सामने कैसे सूखी टहनी की तरह एक टांग की हड्डी तोड़ता हूँ। उसने एक टांग पकड़कर खींची, वो फर्श पर गिरा। पाशा ने जेलर के जरिए उसके घुटने पर कराटे का एक हाथ मारा। इस बार उसके हलक से फलक शगाफ चीख निकली। हड्डी के टूटने की आवाज़ साफ सुनाई दी। घुटने की हड्डी किसी भारी भरकम हथौड़े से तोड़ी जा सकती है, लेकिन कराटे के एक हाथ ने हड्डी को वाकई सूखी टहनी की तरह तोड़ दिया था। असिस्टेंट जेलर उसे पकड़ने आया तो उसने असिस्टेंट को दोनों हाथों से उठाकर सिपाहियों के ऊपर फेंक दिया। फिर कहा, मैं इन लम्हात में जेलर नहीं पाशा हूँ। असिस्टेंट ने फौरन ही रिवॉल्वर निकालकर कहा, खबरदार, ज़रा भी हरकत करोगे तो गोली मार दूंगा।